किसी भी बुक से, कहीं से भी, किसी भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन लगाओगे गलत होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे ट्रिकी तरीके से पढ़ूंगा कि कभी जीवन में भूलोगे नहीं, बट उसके लिए एक कंडीशन है, आंख खोल के देखना पड़ेगा। आंख मतलब अंतरात्मा की आंख खोल के, ये आंख तो सबकी खुली रहती है, ठीक है। इधर आओ, वर्णमाला। वर्णमाला मतलब क्या भैया, कोई भी नशे पत्ते में दिन में पूछे या रात में पूछे, बस इतना पूछे कि वर्णमाला मतलब क्या, तो फट से उसको क्या बताना है, बस इतना बताना है कि वर्णमाला, वर्णमाला मतलब ये, और ये क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बस एक लाइन की परिभाषा, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। कोई माइकल लाल गलत नहीं कर सकता इस परिभाषा को, किसी भी एग्जाम में 8वीं से लेकर IAS तक कहीं की भी एग्जाम दे देना तुम, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, वो सब तो ठीक है भैया, पर वर्ण किसको कहते हैं ये बताओ पहले तो, मुद्दे की बात। इधर आओ फटाफट, तो बहुत आसान भाषा में बता दूं, एक बार में पल्ले पड़ जाएगा। इधर आओ, ये लिखा आ और ये लिखा ज्ञा, ठीक है। आ से लेके ज्ञा तक ये जितने भी आपको दिखते हैं ये सब क्या है, वर्ण है। और इन सब का अध्ययन ही क्या कहलाता है, एक तरीके से इन सब का अध्ययन जब व्यवस्थित तरीके से समूह के रूप में आप कर लेते हो तो यही वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें 3 चीजें आती हैं, एक आती है आपकी क्या, स्वर, एक आती है व्यंजन, और एक आता है क्या, संयुक्त व्यंजन। 3 चीजें, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ये 3 चीजें जब आप पढ़ लेते हो, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, मतलब इनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण मतलब, तुम तो छोड़ो, वर्णमाला मतलब क्या, वर्ण मतलब क्या, तो आ से लेके ज्ञा तक जो है सब वर्ण है, बस इतना खत्म करो, हटा, इतना लोड नहीं लेना, इतना दिमाग पे दबाव डालोगे तो फिर जियोगे क्या। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, देखो एग्जाम में आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा मतलब क्या, मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये एक भाषा है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है। मैं आपसे बोलूँ कि इसको तोड़ दो, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ दो। एक शब्द भी उठा लिया, एक शब्द को भी तोड़ दो, जितना तोड़ सकते हो तो तोड़ पाओगे। तो खूब से खूब आ से लेके ज्ञा तक कोई सा भी वर्ण आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसके अलावा अगर तुम लेके आ सकते हो तो तुम इस लोक के हो ही नहीं, अलौकिक व्यक्ति हो तुम। आई बात समझ में। तो आ से लेके ज्ञा तक ही आएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई सा भी शब्द उठा लो, उसको तोड़ दो, मैक्सिमम तोड़ोगे तो आ से ज्ञा तक ही आएगा। तो कुल मिला के हुई कि नहीं हुई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ठीक है भैया। ये तो ठीक है, पर यहाँ लिखा वर्ण, यहाँ लिखा ध्वनि, तो वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है बता दूं, अभी बता दूं। ये लिखा क्या, ये लिखा आ, ठीक है। ये आ से लेके ज्ञा तक कोई सा भी वर्ण जब लिखा है तो वो एक्चुअल में वर्ण है, मतलब लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं, अनाराम के लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं। लेकिन मैं इसको बोलूं नहीं, इसको यहाँ पे लिखा नहीं अपन ने, सिर्फ बोल दिया आ, तो ये क्या है, ये ध्वनि है, ठीक है। तो जब उसको बोला जाता है सिर्फ मौखिक रूप में वो ध्वनि कहलाता है, और जब उसको लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्लियर, सांस ले लो, पानी पी लो, आगे देखो। उसके बाद आता अक्षर, उसके बाद आता पद, फिर आता है शब्द। पद और शब्द अलग अलग है वैसे, वो सब चीजें यही बता दूंगा, तो कोर्स में क्या करेंगे, ठीक है। तो बाकी चीजें वहां बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी फास्ट फॉरवर्ड चलना, क्योंकि अपने को वीडियो बनाना, पिक्चर नहीं, ठीक है। उसके बाद आता पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई समझ लो, सार्थक इकाई वाक्य है। फेल करवा के मानेगा इस छोरी को। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य। क्लियर। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, क्या है, ध्वनि। आइए समझ, सांस लो, पानी पियो, टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं इतना बड़ा आदमी। क्लियर, आगे बढ़ जा, ठीक है। अब आओ इधर, क्या वर्णमाला खत्म करवा रहा हूं 10-15-20 मिनट में। उसके बाद किसी बुक से पढ़ लेना, ऐसा लगेगा कि ये क्या है, क्यों है यार। इधर आओ, ठीक है। वर्ण, वर्ण तो वर्ण जो एक्चुअल में आ से लेके ज्ञा तक के हैं उनको 2 भागों में बांटा गया। कैसे, पहला 2 भागों में, मतलब ये एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन आते उस आधार पे बांटा है कि वर्ण होते कितने, एग्जाम में यूं पूछ लेंगे तो अपन तो मुंह फाड़ देंगे 52 होते हैं, लेकिन उसने यूं बोल दिया कि उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं, फिर अपन 52 लगाएंगे और जरा दिल लगेगी 1 नंबर से, फिर कहीं का पद लेने से चूक गए, फिर बेरोजगार मरेंगे और फिर शादी ब्याह नहीं होगा, दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए ढंग से याद कर लो कि वर्ण जो होते हैं वो लेखन के आधार पे 52 होते हैं। क्लियर, 52। और उच्चारण मतलब मैं जो बोल रहा हूं, मतलब मौखिक उच्चारण के आधार पे 45 होते हैं, 45, 52। क्लियर। अब जो 45 होते हैं, कौन कौन से होते हैं 45, 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। और इधर जो 52 होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। अक्षय तेरह गया। क्लियर, ये बताऊंगा, थोड़ा खामर डूबमर वाला काम मत करो, 2 मिनट सांस ले लो, आगे देखो तो सही, वीडियो सब बता दूंगा यार, ठीक है। अब भैया यहाँ लिखा 13 स्वर, यहाँ लिखा 10 स्वर, तो ये क्या गणित है। तो देखो कुल मिला के मैं बोलूँ कि पूरी वर्णमाला है। पूरी वर्णमाला में क्या आता है, तो पूरी वर्णमाला में आता है आ से लेके ज्ञा तक के सारे समान, समान मतलब वर्ण, ठीक है। आ से लेके ज्ञा तक के, इसमें कुछ अलग है क्या, नहीं है। तो इसमें 3 चीजें आती हैं, एक आता है स्वर,
आ से लेके आह तक, फिर आते हैं व्यंजन और आते हैं संयुक्त व्यंजन। अगर मैं तीनों ही पढ़ा दूं तो हो गया वर्णमाला कंप्लीट, खत्म, मैटर ही खत्म, इतना टेंशन ही क्यों लेना। तो बस वही तो कर रहे हैं। तो पहले क्या पढ़ लेते अपन, स्वर। ये लिखे यहाँ पे 10 स्वर, यहाँ पे लिखे 13 स्वर, तो क्या अलग अलग क्यों गणित है। इधर आ, ये देखो स्वर, तो स्वर, पहली बात तो स्वर आपसे कोई पूछे कि स्वर होते क्या है, तो उसको फट से वहीं पे मुंह पे परिभाषा फेंक के मारो, उनने की ये ले, पहली फुर्सत में ले एक लाइन की परिभाषा, ऑथेंटिक परिभाषा 8वीं से लेकर IAS तक किसी भी एग्जाम में ये लिखे आ जाना या फिर ऑब्जेक्टिव में लगा देना। कोई गलत कर दे तो वहीं जाकर धे धे कर देना उसको, जान से मत मारना, केसेस हो जाएगा, नौकरी नहीं लगी सरकारी। तो स्वतंत्र स्वर, ये अलग ही चल रहा है सीन, रात की 3 बजे वीडियो बनता तो ऐसे ही होता भाई। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मतलब समझाना पड़ेगा। इधर थोड़ी देर के लिए, ये लिखा क्या, ये लिखा वाह, वाह, वाह वन वाला वाह, ये वाह जो एक्चुअल में है, ये वाह क्या मैं बोलूँ आपसे स्वतंत्र है, ये व्यंजन है, ये स्वतंत्र नहीं है। एक तरफ लिखा है ये आ, ये क्या स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। ये वाह जो है, ये वाह का एक्चुअल रूप है ही नहीं, ये वाह का एक्चुअल रूप ये हलंत वाला है। तो भैया ये पूरा कैसे बनता है, जब इसमें आप प्लस में आ जोड़ते हो, जितने भी व्यंजन है उनमें प्लस में आ जोड़ोगे, जब जाके वो क्या ये वाला रूप बनते हैं जो अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आ जोड़ने पे क्या बनता है, पूरा वाह बनता है, नहीं तो ये क्या है, हलंत लगा मतलब आधा वाह है, तो ये स्वतंत्र है ही नहीं। तो व्यंजन जितने भी हैं वो स्वतंत्र एक्चुअल में है ही नहीं, अपने को लगता है कि स्वतंत्र है ही नहीं वो। ठीक है, ये जो है स्वर, ये सारे स्वतंत्र है। आ है तो आ में कुछ नहीं जुड़ा, आ मतलब आ, वो आधा हो पूरा हो, आ मतलब आ, क्लियर। तो बस यही है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो व्यंजन क्या कहलाते हैं फिर, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से कैसे, ये तुम्हारा दाई जी यहाँ लिखा तो है आ, ये क्या है, स्वर ही तो है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो स्वर की परिभाषा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ओम भट्ट स्वाहा, इधर आ जाओ। स्वर होते कौन कौन से भैया ये बताओ, एक मिनट रुकना, ये फेल करवा के मानेगा छोरी को, देखना। हाँ, ऐसे जरा प्यार से मोहब्बत से मिट जाए तो थोड़ा अच्छा लगे मेरे को भी। तो स्वर होते कितने टोटल, तो लिखो आ बड़ा, ई बड़ी, ऊ ऐसे करके आहा तक, क्लियर। अब मैंने वहाँ पे क्या बताया था, 10 और एक तरफ 13, कैसे बता दी भैया, यहाँ पे लिखे 13, यहाँ पे लिखे 10, तो ये कैसे हो गया। एग्जाम में यही तो पूछते और वहाँ ऊंधे मुंडे गिरते और फिर कहते हमारी नौकरी नहीं लगी, हमारे यहाँ छुच्छोरी नहीं हो रहे, शादी हो तो छुच्छोरी हो वो भी एक दिक्कत है। तो स्वर की संख्या ये एग्जाम में आता है, मुगालदे मत रहना। तो परंपरागत रूप से स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं, और उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो भैया 3 कौन से हटा दिए उच्चारण की दृष्टि से, एक तो ऋषि, एक और एक ये तीनों हटा दिए। ठीक, क्लियर। ये तीनों जो हैं, ये तीनों, एक तो ये, एक ये और एक ये, तो कुल मिला के याद रखना उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, सिर्फ 10। और स्वर बोलते किसको है, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। वर्ण तो व्यंजन भी है पर वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। पढ़ रही ना पल्ले कि माथे के ऊपर से जा रही है, कोई मतलब नहीं जीने का। परंपरागत रूप से 13 होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाओ भैया। ठीक मेरे को भी बोलना पड़ता, बढ़ जाओ भैया। स्वरों का वर्गीकरण, मतलब अब स्वर जो हैं वो एक्चुअल में है तो 13 ही, बढ़ेंगे तो है नहीं, 13 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुमको लग रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं पढ़ने का, पढ़ाई छोड़ दो बेटा, क्योंकि 13 से ज़्यादा है ही नहीं यार, व्याकरण में नहीं, मैं क्या अलग से पढ़ा दूँ। तो स्वरों का वर्गीकरण कुल मिला के हैं कितने, 13 ही। तो उनका वर्गीकरण करा कैसे, फिर अलग अलग चीज़ों के आधार पर करा है। देखो, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मतलब जब अपन बोलते हैं तो उनके उच्चारण में ज़्यादा टाइम लगता है कि कम टाइम लगता है, उसके आधार पे, जीभ के प्रयोग के आधार पे, होठों की स्थिति के आधार पे, जैसे कैसे ऊ बोलता हूँ तो गोल होठ बनते, आ बोलता हूँ तो अलग ही बनता है। घोषत्व के आधार पे स्वर यहाँ पे कंपन होता है। प्राणत्व के आधार पे, ज़्यादा तेज बोलता हूँ, धीरे बोलता हूँ। हवा के आधार पे, मतलब हवा नाक से निकलती है कि मुँह से निकलती है, ठीक है। मुख विवर के आधार पे, तो ये सारे जो आधार हैं इनको एक एक से पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ लिया मतलब स्वर कंप्लीट हटाओ, होने ही नहीं, टेंशन ही नहीं, फालतू इतना लोड मत लिया करो तुम, टेंशन मत लो यार इतना। तो पहला मुद्दा आता है क्या भैया, मात्रा या उच्चारण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। आपसे ये भी पूछा जाता है एग्जाम पे कि मात्रा या उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अच्छा भैया, ह्रस्व स्वर मतलब क्या, ह्रस्व स्वर मतलब वो स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, या हार्ट अटैक आ रहा था, बच गया।
या कम समय लगता है। कम समय मतलब किसकी तुलना में कम? दीर्घ स्वर की तुलना में कम। जैसे एग्जाम्पल भी लिखा, ह्रस्व स्वर अ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, मतलब इनमें की पॉइंट लिख दिए हैं। इसकी पीडीएफ मिलेगी लेकिन कोर्स वालों को मिलेगी वो एप्लीकेशन पे, ठीक है। अरे यार बेटा यहाँ नहीं दे सकता, तुम समझो यार, मेरा भी थोड़ा सा कुछ, ठीक है। तो कम समय लगता है किसमें? ह्रस्व स्वर में। एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा मतलब आ ई उ, एक मात्रा ही है इनमें। लेकिन जब आप दीर्घ स्वर पे आते हो तो अधिक समय लगता है। किसकी तुलना में? इसकी तुलना में, ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है और 2 मात्रा का समय लगता है। तो भैया यहाँ उदाहरण तो लिखे ही नहीं आपने, तो आ ई और उ, इनके अलावा जो बचते हैं वो सारे यहीं तो आएंगे, और कहाँ जाएंगे भैया मेरे? सारे यहीं लिख दो जितने भी बचते हैं। ये 3 हो गए, बाकी इसके अलावा 10 बचे, 10 के 10 यहाँ डाल दो, खत्म, मैटर ही खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद आता प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या सिस्टम है? जब दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे किसी को बोलने में तो वो प्लुत स्वर कहलाता है। कैसे? कभी खेत में गए हो, दाई जी ने कभी आवाज दी है कि यहाँ आ जा रे, तो यहाँ आ जा रे में वो रा होता है ना, वो अलग ही लेवल का खिंचाता है। मम्मी गाली देती ना तो उसमें जो लास्ट वाला वर्ड है वो अलग ही लेवल का खिंचाता है, तो वो वाला सीन यहाँ होता है। देखो, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और पुकारने में या नाटक के संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? पुकारने में मतलब राम ओम चलते ही जाता है, तो माँ जो खिंचाता जाता है इसलिए, तो इसमें आता प्लुत स्वर। क्लियर? ठीक है, शांति, पानी पी लो, सांस ले लो, आगे देखो। इतना टेंशन मत लो यार तुम यार, जैसे टेंशन लेने वाले मेरे को, आई डोंट लाइक दिस टाइप्स ऑफ पर्सन। जीभ के आधार पे, जीभ मतलब जीभ, तो जीभ के आधार पे कैसे? अपनी जीभ है ना भैया, जब 13 स्वर में से आप कोई सा भी बोलते हो तो जीभ किसी ना किसी हिस्से को तो छूती होगी ना, मतलब अगला हिस्सा काम कर रहा है, पिछला हिस्सा काम कर रहा है, तो उस आधार पे इधर आओ। अग्र, मध्य और पश्च, मतलब जीभ का अगला हिस्सा, बीच वाला और पीछे वाला। तो पहले बात कर लेते बीच वाले, क्यों? क्योंकि बीच वाला ईजी पढ़ रहा है अपने को, थोड़ा सा ईजी पढ़ रहा है, मध्यम मार्गी। तो मध्य वाला हिस्सा, जब भी आप क्या बोलोगे? आ बोलोगे, छोटा आ बोलोगे, तो बीच वाला हिस्सा काम करेगा जीवान का। वो बोल के देख लो, यहाँ वीडियो में क्या कैमरा घुसेड़ दूँ, मैं क्या कर दूँ, ठीक है। तो मध्य वाला हिस्सा काम करेगा जब भी आप आ बोलोगे, और जब भी आप छोटी बड़ी ए और ए बोलोगे तो आपका जीवान का आगे वाला हिस्सा काम करेगा। बोल के देख लो भले, ई ए इस टाइप का बोलोगे तो अगला वाला हिस्सा काम करेगा, और पिछला वाला हिस्सा कब काम करेगा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आ। क्लियर? अब ये बताओ तुम मेरे को, ये वाला तुमको याद हो ही गया है कि मध्य में क्या आता है? आ बोलोगे तो मध्य वाला हिस्सा काम करेगा। ये वाले ई ए याद कर लो, बाकी जो बचते हैं वो यहाँ डाल देना। तो इतना क्या लोड लेना उसमें कि ये भी याद करे, ये भी याद करे, ये भी याद करे। अरे इतना आसान होता तो घरे घर आईएएस होते यार, फिर वही समस्या। तुम सोच रहे हो हम कलेक्टर बन जाएं और याद भी नहीं करे, तो बेटा यार ऐसे नॉट पॉसिबल। होठो को ओठो भी बोला जाता है, होठ भी बोला जाता है, लिप्स भी बोला जाता है, और प्रेमी लोग और बहुत भी बोलते हैं। लेकिन होठों के आधार पे, मतलब कैसे? जब भी आप कुछ बोलते हो, कोई सा भी स्वर बोलोगे तो होठ की भी एक आकृति बनती है, जैसे ऊ गोल बन गया, आ अलग ही बन गया, ठीक है। तो इधर होठों के आधार पे वृत्तमुखी, वृत्तमुखी मतलब व्रत का मतलब समझ लो, यूं एक गोला बनता है वृत्तमुखी, और जिसमें वृत्त नहीं बने वो अवृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी भले वो तिरछा हो, बांका हो, कैसा ही हो, तुमको क्या करना उससे। तो वृत्तमुखी, उ ओ, बस ये याद रखो, उ ओ, इनमें क्या होता है? वृत्तमुखी होता है। बाकी जितने भी बच रहे हैं वहां फेंक दो उनको ले जाके। आ ई ए थोड़ा इमोशन से पे मत जाओ, तुम वर्ड पे जाओ, इधर आओ। तो ये सारे आ जाते हैं अवृत्तमुखी में। बस क्लियर? होठों के आधार पे भी क्लियर। सांस ले लो, पानी पी लो, आगे बढ़ो। चलो भैया, हवा मतलब क्या? हवा नाक से निकल रही कि मुंह से निकल रही, इस आधार पे भी बांटा गया है। तो इस आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक ये और एक ये। एक होता है निरनुनासिक और एक होता है अनुनासिक। तो निरनुनासिक मतलब सिर्फ इसमें मुख से हवा निकलती है। अब एक बात समझना, निरनुनासिक मतलब, नुनासिक मतलब तो नाक से, और निर का मतलब नहीं, नाक से नहीं निकलेगी। अब नाक से नहीं निकलेगी तो कहां से निकलेगी? सिर्फ मुंह से निकलेगी। तो निरनुनासिक, नी मतलब नाक से नहीं निकलेगी, तो कहां से निकलेगी? सिर्फ मुख से। और यहां पे आता अनुनासिक, तो नासिक मतलब तो अपना नाक हो गया, ठीक है। और अनु मतलब आने दो, तो नाक से आने दो। तो यहाँ पे नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अनुनासिक। तो अनुनासिक में 2 याद कर लो, बाकी सब याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो अनुनासिक, जब भी आप अम और आहा बोलोगे तो आपके नाक और मुंह दोनों से ध्वनि नहीं निकलेगी। बाकी इसके अलावा जितने भी आते हैं सब आ से लेके ओ तक यहाँ डाल दो,
खत्म। तो ये याद करना ही नहीं है, सिर्फ ये याद करना कि अनुनासिक में अह दो चीजें आती हैं। ठीक है, क्लियर? शांति, सांस ले लूँ मैं? हाँ ले लो भैया, मेरे को बोलना पड़ता, हाँ ले लो भैया। इसके बाद में चीजें आती क्या? घोषत्व या कंपन के आधार पे। ये घोषत्व और कंपन क्या होता है? ये अपना जो गला है ना, गला, इसमें कंपन होता है। ठीक है, तो इसको घोषत्व या कंपन कह सकते हैं आप। क्लियर? तो अपन कंपन याद रख लो, थोड़ा आसान कर लेते हैं। तो कंपन के आधार पर तो सभी स्वर घोषत्व ध्वनियां हैं। मतलब एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। तो सघोष, सघोष मतलब कोई सा भी आप स्वर बोलोगे, आ से लेके अहा तक, तो आपका जो गला है ये कंपन करेगा। ठीक है, ये फील उसी को होगा जिसको अपने शरीर पर नियंत्रण हो। अब अपने को नियंत्रण नहीं है तो फील नहीं होगी। और ये वीडियो में मैं नहीं बता सकता कि देखो गला कंपन कर रहा है, अरे यार बोल के देख लो जरा लगेगी। तो सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। बस इतना याद रखो कि जितने भी स्वर है सब सघोष है, सब सघोष है। मतलब सबको बोलते वक्त क्या होगा? गले में कंपन होगा। सभी को बोलते वक्त स्वर तंत्रिका में कंपन होगा। तो मैं क्या फारसी में बोल रहा था, वही तो यहाँ लिखा। और क्या, ये शॉर्ट नोट्स है, जो कोर्स लेगा उसको मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स। मतलब ये पूरी पीडीएफ बना रखी मैंने, मेरे शॉर्ट नोट्स वाली। ठीक है, अभी शॉर्ट नोट्स की आप पूरी पीडीएफ बनेगी, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे कोर्स के अंदर। वीडियो लेक्चर के साथ क्या हो जाएगा? आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि शॉर्ट नोट्स बनानी ही पड़े। इससे ज़्यादा शॉर्ट कोई माइकल कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो क्या करें? आगे बढ़ो। ठीक है, प्राणत्व हवा के आधार पे। प्राणत्व मतलब क्या? प्राण मतलब प्राण निकल जाते हैं व्यक्ति के अंदर से, मतलब हवा निकल जाती है। हवा मतलब क्या भैया? प्राण निकल गए मतलब सांस निकल जाती है। सांस मतलब क्या? हवा ही तो है। तो प्राण और सांस को कनेक्ट करो। प्राणत्व या हवा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो कोई भाग में नहीं बांटा गया है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। मतलब कोई सा भी आप स्वर बोलोगे, ये बोलोगे आप, तो आपका थोड़ा सा लो साउंड ही निकलेगा, आ से लेके अह तक, अह ऐसा। ठीक है, लेकिन का बोलोगे तो थोड़ा सा साउंड तेज निकलेगा। का क्या हो गया? का एक व्यंजन है, तो व्यंजन जितने भी बोलोगे तो थोड़ा सा साउंड तेज निकलता है। लेकिन स्वर बोलोगे तो अल्प प्राण, मतलब कम हवा निकलती है, मतलब कम, थोड़ी सी कम ताकत लगानी पड़ती। अ उ ई इस टाइप का चीज़ है। ठीक है, उच्चारण में मुख्य रूप से कम हवा निकल, मैं क्या उर्दू में बोल रहा था, कम हवा निकलती। भैया सुन लो इसकी भी। ठीक है, उच्चारण में कम हवा निकलती है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है ये मुख्य द्वार या मुख विवर। मुख विवर भी बोलते हैं, मुख द्वार भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक में सिर्फ मुख द्वार लिखा है, कई कई की जगह मुख विवर लिखा है, अपन ने दोनों लिख दिए, है ना? क्या दिक्कत? के आधार पर, मतलब मुख खुलने के आधार पर, कितना मुख खुल रहा है उस आधार पर। उस आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन से? एक आता है विवृत, एक आता है अर्धविवृत, एक आता है संवृत, एक आता है अर्धसंवृत। विवृत का मतलब क्या होता है भैया? तो विवृत का मतलब आता है पूरा खुलता है। क्या खुलता है? मुंह। विवृत मतलब पूरा मुंह खुलता है। कब खुलता है? जब आप आ, मतलब बड़ा आ बोलते हो, आ, तो पूरा मुंह खुलता है आपका। फिर अगला सीन क्या है? अर्धविवृत। अर्ध का मतलब, अब विवृत का मतलब पूरा खुलना हुआ, तो अर्धविवृत का मतलब जाहिर सी बात आधा खुलना हुआ। ठीक है, तो अ, ए और ओ याद रखना ये चीजें। अ, ए और ओ, ये जो 3 स्वर हैं, ये जब आप बोलते हो तो अर्धविवृत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? ये भी याद रखना कि मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4। कौन कौन से? विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। तो संवृत लगभग मुंह बंद रहता है। संवृत का मतलब बंद, तो लगभग मुंह बंद ही रहता है, ये मान के चलना आप। ठीक है, तो जैसे ई उ, तो लगभग मुंह आपका बंद रहेगा। क्लियर? अब इसमें आता है अर्धसंवृत, मतलब लगभग आधा मुंह बंद रहेगा आपका। तो ए और ओ। ठीक है, अब देखो ये जो होठों की आकृति है, तुम्हारे मुंह का जो ढांचा है, सिस्टम है, ये अपन मैं इसे बता नहीं सकता आप लोगों को, तो ये फील कर लो अपने आप में, और फील नहीं कर सकते तो ये अपने आप में रट लो। क्लियर बात है? ये वर्णमाला है, ये बनाई गई है विद्वानों के द्वारा, और ये एग्जाम में आती है। अब किसी ने भी बनाया इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारा अधिकारी बनने का सपना यही पूरा कर सकता है। क्लियर? तो पूरी जान इसको रटने में डाली जाए, या फिर प्रैक्टिकल कर लिया जाए, जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो अर्धसंवृत। हालांकि मुझे यहाँ पे एक सेंसलेस चीज लगी कि अर्धविवृत मतलब भी आधा खुलना हुआ, अर्धसंवृत मतलब आधा बंद हुआ, तो कुल मिला के आधा बंद करो या आधा खोलो, बात तो आधे पे आती है ना। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वर्णमाला है भैया, वर्णमाला के हिसाब से पढ़ लो। तो याद रखना अगर अर्धसंवृत में ए और ओ आता है, अर्धविवृत में आ, ए, ओ आता है। क्लियर? ठीक है, क्लियर? शांति। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा भैया? व्यंजन। व्यंजन मतलब अभी तो बताया था भैया मेरे कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? एक बार वो बता दूं यार, मेरा मन नहीं मान रहा। अरे नहीं बताऊंगा मैं तो। इधर जैसे लिखा मैंने ना, तो ये जो ना है ये क्या है?
ये व्यंजन है, लेकिन ये पूरा व्यंजन नहीं है। इसका ना का एक्चुअल वर्ण क्या होता है, हलंत वाला। इसमें तो क्या जुड़ा है, इसमें तो आ जुड़ा है। तो मतलब ये हुआ ना कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ओम भट्ट स्वाहा। ठीक है, क्लियर। तो व्यंजन की संख्या, व्यंजन होते कितने, एग्जाम में पूछते हैं, फिर फेल हो गए, फिर शादी ब्याह, फिर भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। तो व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन की परंपरागत रूप से 33 होती है संख्या। ठीक है, और द्विगुण व्यंजन मतलब ड और ढा, बिंदु वाले ड और ढा को आप जोड़ दोगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 35। क्लियर, शांति, सांस ले लो, पानी पी लो, वाह। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, व्यंजनों का वर्गीकरण। बहुत आसान तरीके से ये 3 चीजें मैंने बहुत इजी कर दी, इतनी इजी कि आप भी देखोगे तो उन लोगों को वाह यार भैया मन कर रहा है गले लगाने का, पर इतनी दूर आ नहीं पाएंगे। तो कोई बात नहीं, वहीं से कमेंट कर देना प्याज भरी। ठीक है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया, 1 2 3 4 5 6 7 आधार पे। कौन कौन से, स्पर्श के आधार पे, घोषत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। एक एक से पढ़ लें, हाँ भैया पढ़ लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 2 3 मतलब स्पर्श, घोषत्व और प्राणत्व, इनका जो बेस्ट कंटेंट था किसी भी बुक में वो यहाँ निकाल के आपके सामने डाल दिया। तो स्पर्श के आधार पे, घोषत्व के आधार पे और प्राणत्व के आधार पे टोटल कितने वर्ण हैं, 25। कहाँ से कहाँ तक, का से लेके माँ तक। ठीक है, गला सूख रहा है, का से लेके माँ तक। अब ये का से लेके जो माँ तक है पूरे, ये 3 आधार पे हैं, स्पर्श, घोषत्व और प्राणत्व। अब इधर आना, देखना इधर, सुनना शांति से, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो का, खा, गा, घा और डा, च, छ, ज, झ, इया, ऐसे ट, ठ, ड, प, फ, व, ये सारी ये फेल करवा के माने का विचार औलाद उनको। हाँ, तो ये सारी जो चीज़ है। अब इसमें देखना, एक का वाली लाइन है, इसको क्या बोला जाता है, का वर्ग। ये लिखा है यहाँ पे क्या, का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग और ये पा वर्ग, ये पूरा क्रम होता है। पा वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, मा, ऐसा आता है। अब मैं आपसे बोलूँ भैया, आपसे क्या बोलूँ, इसमें जो चीज़ें हैं कि भैया अब इसमें लिखा है स्पर्श के आधार पे। ठीक है, तो ये जो है पा वर्ग, ये कैसा, होठ या ओष्ठ। जब भी आप ये वाली लाइन पूरी बोलोगे, प, फ, ब, भ, मा, बोल के देख ले एक बार, प, फ, ब, म और भ, ये सब भी आप बोलोगे, आपके होठ एक दूसरे से टकराएंगे। तो यहाँ पे लिखा ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ, होठ टकराएंगे आपस में। ठीक है, जिसके बाद में आपका लिखा त, थ, द, ध और ना, ये जब भी आप बोलोगे तो दांत आपस में टकराएंगे, त, थ, द, ध और ना। ये मतलब ता वर्ग पूरा बोलोगे तो दांत आपस में टकराएंगे, इसमें होठ टकराएंगे। और ये है मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, न। अब मूर्धा मतलब कैसे बताऊं, जीवान के जस्ट ऊपर जो एक गुम्मत जैसा सिस्टम होता है ना, वो होता है मूर्धा आपका। ठीक है, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, मुंह की छत जो होती है ना आपकी गुम्मत, उसमें अगला वाला भाग वो क्या होता है, वो होता है मूर्धा। तो वो टकराता है, ट, ठ, ड, ढ, न, ये चीजें। क्लियर, शांति। अब उसके बाद में आता है तालव्य। तालव्य मतलब तालु, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला हिस्सा। इसमें 2 है, गुम्मत के अंदर एक अगला हिस्सा है, एक पिछला हिस्सा है। जब भी आप पूरा टा वर्ग बोलोगे तो अगला हिस्सा टकराएगा, जब भी आप पूरा चा वर्ग बोलोगे तो पिछला हिस्से पे टकराएगी, जीवान टकराएगी। ठीक है, तो बोलो च, छ, तो ये पिछला हिस्से पे टकराएगी। ऐसे आता है का से लेके डा तक, ये का वर्ग पूरा। तो जब भी आप बोलोगे तो कंठ, कंठ पे जोर पड़ेगा, मतलब क, ख, ग, घ, ड, ऐसा। आई बात समझ में, क्लियर। बस इस तरीके से याद करना। अब जो ये है का से लेके माँ तक, ये टोटल कितने हैं, 25 हैं। तो अब इनको ये और चीज और देखना, यहाँ पे लिखा हुआ बाकायदा स्पष्ट तरीके से। ठीक है, अघोष, अघोष, अघोष और ये मतलब जो आगे की 2 लाइन है, का की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी आपकी, अघोष, और ये भी अघोष। क्लियर, ये टेबल पूरी एज इट इज दिमाग में बिठा ही लेना। ठीक है, आपसे यूं पूछा जाएगा एग्जाम में कि टा घोष है कि अघोष है, तो आपको यहाँ बताना है, अच्छा टा यहाँ आता है, ये देखो अघोष। क्लियर, बस इतना सा है। अब आपसे पूछा जाएगा इया घोष है कि अघोष है, तो भैया यहाँ पे आएगा सघोष। ये इया मतलब सघोष। तो ये 3 क्या है, इधर वाले सघोष है, ये अघोष है। क्लियर, शांति, सांस ले लो। उसके बाद में आता अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखो यहाँ पे एक लिखा अल्प प्राण, ये अल्प प्राण और ये अल्प प्राण, मतलब 1 3 और ये आता है 5। तो 1 3 5 ये आपके क्या हो जाएंगे, का अरे तेरी
ये 1 3 5 ये सब क्या हो जाएंगे, ये इसको रोक के स्क्रीनशॉट लेके आराम से इत्मीनान से पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं बस बेसिक समझा रहा हूँ आप लोगों को, और ये ज़्यादा डिटेल में समझना तो कोर्स में बताऊंगा। यहीं की जगह यार एक आधे घंटे के वीडियो में तुम सोचो कि पूरी पिक्चर बता दूँ, तो इंसान में भी यार ऐसा नहीं, फेल करवा के मानेगा तुमको लोगों को, ठीक है। तो 1 3 5 मतलब ये एक रो, दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये पांचवी रो, ये तीनों क्या कहलाती, अल्प प्राण कहलाती। क्लियर, शांति। अब उसके बाद में आती महाप्राण। तो महाप्राण भैया ये मतलब कोई सा भी वर्ग हो, क च ट त प, क च ट त प, कोई सा भी वर्ग हो, उसमें आपका दूसरा और चौथा ये क्या है, ये महाप्राण है। मतलब महाप्राण मतलब इनको बोलने में ज्यादा हवा निकलती मुंह से। मैं बोलूँ क नॉर्मल, ख ज्यादा हवा निकलेगी। आई बात समझ में, क्लियर। बस यही चीजें होती हैं। और एक होता है नासिक। नासिक मतलब ये जब आप बोलोगे तो आपका नाक से भी कुछ ना कुछ साउंड निकलेगा, जैसे इया ऐसा, ठीक, क्लियर। ये इसको रोक के स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो कोर्स वगैरह कोई लोगा तो उसमें पीडीएफ मिल जाएगी, शांति इत्मीनान से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है नेक्स्ट बात है, 3 निपटा चुके हैं अपन यहाँ पे। कौन कौन से, स्पर्श, घोषत्व और प्राणत्व, मतलब 25, टोटल 25 का से लेके माँ तक के। अब आता है नेक्स्ट में क्या बता दिया भैया आपने, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन की एक चीज और सुन लेना, ये है यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, ये है उष्म और ये है उच्चिप्त। अब देखो इधर आप, मैंने बताता हूँ, इतना शॉर्ट में कर दे, इससे ज्यादा शॉर्ट और क्या करूंगा मेरे को ये बता दो, इससे अच्छा तो मैं गला दबा दूं, कोई मतलब नहीं फिर जीने का, ठीक है। तो ये 3 तो मैं एक टेबल में बता चुका हूं, और 1 2 और ये 3 संयुक्त अलग से बताऊंगा, बाकी ये तीन और एक और अलग से बता रहा हूं मैं आपको। तो ये तीनों एक ही पेज पे आ गए। तो देखो अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन से, तो य र ल व। आपसे पूछा जाता व एक अंतस्थ व्यंजन है या नहीं है, तो बस इतना याद रखना कि व एक अंतस्थ व्यंजन है। तो य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, क्लियर। और ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये सारे सघोष है और ये अल्प प्राण है, इनको बोलते वक्त मुंह से ध्वनि कम निकलती है, ठीक है, क्लियर, बस इतना। उसके बाद आता ऊष्मी संघर्षी। ऊष्मी संघर्षी मतलब ये अघोष प्लस महाप्राण होते हैं, ऊष्म या संघर्षी, स स स स ये सारे संघर्षी होते हैं। मतलब इनको जब भी बोलेंगे तो रगड़ता हुआ कुछ आएगा, ठीक है, मतलब गर्म ध्वनि सी आएगी, मतलब गर्म हवा सी आएगी, आपको देखना भले। संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म मतलब नाम ही इसलिए रखा है, ऊष्म मतलब क्या होता है, गर्मी होती है। तो स स स और ह ये चारों क्या है, ऊष्म और संघर्षी हैं, ये सारे अघोष हैं और ये महाप्राण है। जब भी बोलोगे स तो थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, आई बात समझ में। और उसके बाद आता उच्छिप्त। उच्छिप्त में ये दोनों आते बस, और कोई सा नहीं आता। उच्छिप्त में डा आएगा, डा मतलब बिंदु वाला डा, और ढा आएगा बिंदु वाला ढा, ठीक है। तो ये जो डा है ये अल्प प्राण है और सघोष है, दोनों है सघोष ही, और ये महाप्राण है और ये सघोष है। ये बहुत शॉर्ट में और बहुत सही साठ तरीके से बता रहा हूँ, लिख लेना, और नहीं तो इसकी पीडीएफ ले लेना, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कोर्स वालों को मिलेगी यार बेटा, यार तो समझा करो यार, नहीं हो सकता ऐसा। संयुक्त व्यंजन लास्ट बचा है, थोड़ा सा दम और भर लो, कोई मतलब नहीं है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मतलब जो मिलके बने हो, किससे मिलके बने हो, 2-3 से मिलके बने हो। तो देखो इधर आओ, अक्षा आता है, इसकी ट्रिक भी यहीं पे लिखी हुई है। अक्षा का और सा 2 से मिलके बना है, का पे यहाँ पे आधा का है, ठीक है, पूरा का नहीं है, मतलब का के अंदर वो पूरा आ भी नहीं है, सिर्फ आधा का है और सा है, दोनों से मिलके अक्षय बनता है। तो अक्षय, तिरय, ज्ञा और स्रा ये चारों ही है संयुक्त व्यंजन, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है अलग से, 4 ही बस। तो अक्षय का और सा से बनता है, त्र ता और रा से बनता है। तो इनकी देखो ट्रिक मतलब कुछ भी नहीं है। अक्षय बनता का और सा से, तो का के लिए क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, और सा के लिए एस एच लिखते हैं, तो के एस एच, बस ये याद रखना है। अक्षय की स्पेलिंग याद रखना है, 12 खड़ी का इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आता होगा ना आप लोगों को। बस अक्षय को कैसे लिखते हैं, तो के एस एच, तो बस के एस एच ये आ गया। जिसके बाद आता त्र, तो त और रा, तो देखो ता के लिए टी लिख दिया और रा के लिए आर ए लिख दिया। जिसके बाद आता ज्ञा, ज्ञा के लिए जा लिख दिया और यहाँ पे इया के लिए वाई एन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में आता स्रा, स्रा के लिए सा लिख दिया, एस एच, और रा के लिए आर लिख दिया। थोड़ा बहुत तो होगा, नहीं तो भैया यहाँ तो रा के लिए आर लिखा और यहाँ आर ए लिख दिया। अरे भाई थोड़ा ट्रिक को ट्रिक के हिसाब से लो, तुम भावनाओं पे मत ले जाओ, ऐसे में तो फिर लग गई सरकारी नौकरी, बन गए अधिकारी, देख लिया मैंने, ठीक है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी त्रा के लिए ता और रा, ज्ञा के लिए
ज और इया, तो ये चीजें याद कर लेना बाकायदा स्पष्ट तरीके से। क्या है संधि, किसी भी एग्जाम में 8वीं से लेकर आईएएस तक कोई सी भी एग्जाम दे देना, संधि का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मात्र 6 लाइन याद करनी, मात्र 6 लाइन, उसमें पूरी ट्रिक याद करवा दूंगा। कोई सा भी शब्द देख के बता दो कि इसमें ये वाली संधि है, कैसे, ऐसे। इधर आओ, संधि, संधि की परिभाषा पहले तो वो याद करना बहुत जरूरी, एग्जाम में आता है। तो संधि की एक यूनिवर्सल परिभाषा है, इसको कोई गलत कह दे तो गला घोट देना, जान से मार देना भले, ठीक है, लेकिन सोच लेना उसके पहले। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसके अलावा संधि की कोई परिभाषा याद ही नहीं करनी है, बस दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, रट लेना इसको। उसके बाद में 3 चीजें और, ये 3 चीजें क्यों बता रहे हो भैया, एग्जाम में डायरेक्ट इनका क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं संधि का अर्थ है क्या, तो संधि का अर्थ क्या है, मेल। और संधि विच्छेद का अर्थ क्या है, तोड़ना। मतलब कुल मिला के मेल मतलब ये, संधि का अर्थ क्या है, शादी, और संधि विच्छेद का मतलब तलाक। क्लियर बात है, ठीक है। फिर आता भैया, संधि में पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। कैसे भैया, कोई सा भी शब्द है, जैसे उमेश का संधि विच्छेद करेंगे, उमा प्लस ईस, तो जो उमा है ना उसको क्या बोलते हैं, पूर्व पद, आगे वाला, प्लस के बाद जो लिखा उसको उत्तर पद बोलेंगे। क्लियर, सांस ले लो, पानी पी लो, आगे देख लो, ट्रिक सुन लो। अब ट्रिक जानने के पहले एक चीज और, कि संधि के भेद कितने होते हैं एग्जाम में पूछना है, तो बोल देना 3, कई का बोल दे 4, तो वहीं गला घोट देना, मार मार के सुअर बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि 3 ही है, 3 से ज्यादा भेद है ही नहीं, ठीक है। 3 कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्लियर, क्लियर, बहुत शानदार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी, ये वाली, इसमें एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली भी है। तो 1 2 3 4 5, अगर आपसे पूछे स्वर संधि के कितने भेद है, तो 5, कई का बोले 6, तो वहीं गला घोट दो। व्यंजन संधि के कितने भेद है, नहीं है भैया भेद, तो फिर क्या है इसमें आते हैं क्या, नियम, नियम, ठीक है, इसमें नियम आते हैं, इसमें भी नियम आते हैं। इसमें लगभग कितने नियम है, 7 नियम है। इसमें कितने नियम है, 9 नियम है। मोटे मोटे तौर पे इसमें 7, इसमें 9 नियम है लगभग, ठीक है। वो कोर्स में बताऊंगा, यही नहीं बता सकता सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। मेरे को पता बहुत सारी औलाद एग्जाम के एक दिन पहले एग्जाम सेंटर के बाहर बैठ के वीडियो देखती है, यार औलाद इतनी बड़ी विद्वान हो गई कि पूछो मत तुम तो, ठीक है। तो ट्रिक देख लो बस, बाकी अधिक बहुत डिटेल में पढ़ना है चीजें तो कोर्स में बहुत ही अल्टीमेट तरीके से पढ़ा रखी है। और ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ भी उस कोर्स में मिल जाएगी। कोर्स बहुत सस्ता और बहुत ही ज्यादा क्वालिटी के साथ बना रहा हूँ। अगर लेना चाहो तो बहुत अच्छी बात, नहीं लेना चाहो तो इधर आओ। संधि की ट्रिक क्या है, तो देखो संधि कौन कौन सी, 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, हयादी। अब मैं इसको पूरा ये सीक्वेंस भी याद करवा दूंगा, हार्ट अटैक, और इसको ट्रिक भी याद करवा दूंगा। तो देखो दीर्घ संधि, कोई सा भी शब्द आए जिसमें बड़ी की मात्रा दिखे, बड़ी की मतलब बड़ा आ की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की मात्रा दिखे, फट से आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे क्या लगाना है, वो दीर्घ संधि का उदाहरण है। कैसे भैया, जैसे लिखा मतानुसार, तो मतानुसार में देखो इसको तोड़ोगे आप तो क्या है, मत, तो ता में आ की मात्रा लगी है, मतलब बड़ा आ की मात्रा, तो ये लिखा बड़ा आ, तो इसमें फट से आपको क्या लगाना, मतानुसार में दीर्घ संधि। जिसके बाद में आता रजनीश, रजनीश में भी बड़ी मात्रा है, तो ये ई तुम्हारा ये लिखा तो ई। जिसके बाद में भूर्जा, तो भू ऊर्जा, इसमें भी क्या है, बड़ा ऊ की मात्रा, ये लिखा है यहाँ यूं, ठीक है। तो कोई सा भी शब्द जिसमें बड़ा आ की, बड़ी ई की, बड़ा ऊ की मात्रा दिखे, आंख बंद करके क्या लगाना है, दीर्घ स्वर संधि। क्लियर, सांस ले लो, पानी पी लो, आगे देख लो। नेक्स्ट क्या है, गुण। गुण संधि में क्या है, एक मात्रा होती है। एक मात्रा कौन सी, एक तो ए और ओ की मात्रा सिर्फ, मतलब कुल मिला के कोई सा भी शब्द उसके ऊपर एक डंडा रहेगा, मात्रा वाला एक डंडा। 2 मात्रा भी होती है ना, वो नहीं रहेगी, सिर्फ एक रहेगी। तो देखो उमेश, अब उमेश में एक डंडा है, तो आप शब्द देखा आपने जैसे उमेश, तो उमेश में देखते याद आ जाना चाहिए, एक डंडा ऊपर है, मतलब क्या लगेगा भैया, इसको तो गुण संधि है। तो अब मैं बोल दूं रमेश, तो रमेश में भी क्या है, एक डंडे आएगा ऊपर, तो एक डंडा आएगा मतलब क्या, गुण संधि। इसमें क्या, महोदय, महोदय में क्या, ओ की मात्रा, ये लिखी तो यहाँ जगह, ठीक है। तो ओ की मात्रा मतलब गुण संधि। और यूं देखो तो इसमें भी ऊपर ही एक डंडा है, इसमें भी एक डंडा ऊपर, इसमें भी एक डंडा ऊपर, तो गुण संधि हो जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपन तीसरी संधि भैया, कौन सी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होगा, 2 डंडे आएंगे ऊपर, जैसे ये देखो सदैव, महोज, तो देखो एक तो ऐ की मात्रा और एक औ की मात्रा, 2 मात्रा, ठीक है। इसमें 2 डंडे आएंगे ऊपर, गुण में कितने आएंगे, एक डंडे आएंगे ऊपर, इसमें 2 आएंगे। क्लियर, सांस लो, पानी पियो, आगे देखो। तो सदैव देखते याद आया कि इसमें तो 2 डंडे मतलब क्या लगेगा, वृद्धि संधि लगेगी। क्लियर कट बात है भैया, ठीक है। यहाँ देखा महोज में औ की मात्रा है, तो या तो औ की मात्रा देख लो, या औ की मात्रा नहीं देखो तो यूं देख लो कि 2 डंडे ऊपर, तो क्या लगेगा, तो वृद्धि संधि लगेगी। यार कोई गलत कर दे तो गला घोट दो, जान से मार दो, अपना क्या जा रहा है, जेल तुमको हो जाए, जरा दिल लगी। यण संधि, या वा रा, 3 अक्षर, 3 वर्ण, मतलब या वा और रा के पहले आधा अक्षर आएगा कोई सा भी शब्द। अब आपने देखा कोई सा भी शब्द जैसे दिखा प्रत्येक, तो प्रत्येक में ये देखो या आया क्या, वा आया क्या, रा आया क्या, हाँ भैया या आया, और या के पहले आधा अक्षर भी आया, कौन सा आया, ता आया, तो ये तो क्या हो गई, ये तो यण संधि हो गई।
तो बस सबसे पहले कोई सा भी शब्द देखो उसमें क्या देखना है, 3 वर्ण देखने, य व र। अब मैं बोलूँ स्वागत, तो स्वागत में हाँ भैया वाह है, वाह के पहले आधा क्या है, आधा वर्ण भी है सा, तो क्या हो जाएगा ये यण संधि हो जाएगी। जैसे पिताज्ञा, तो पिताज्ञा में भी भैया वही है, तो क्या हो जाएगा यण संधि हो जाएगी। क्लियर, बहुत शानदार ट्रिक है, कोई दिक्कत ही नहीं कहीं से कहीं तक। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को विद्वान समझो, एग्जाम के एक दिन पहले देखने से कुछ नहीं होगा। वास्तव में जीवन में कुछ करना है तो इनको डिटेल में भी पढ़ लेना, कोर्स में पढ़ा है वहाँ पे पढ़ लेना है, बुक से पढ़ लेना, तुमको देखिए जहाँ से पढ़ लेना पर पढ़ लेना यार भैया, यार ऐसे मत जीवन बर्बाद करना है। ठीक है, अयादि संधि ट्रिक, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा नहीं आती है, मतलब ये चारों मात्रा कोई सा भी ऐसा शब्द है, ठीक है, उसमें ये चारों मात्रा नहीं आएगी तो वो क्या हो जाएगा, अयादि संधि। ट्रिक है ये। अधिकतम 3 अक्षर होते हैं इसमें, देखो तीनों ये सब हवन, नयन, चयन सब में 3-3 अक्षर है। क्लियर, यही बात समझ में, मतलब 3-3 वर्ण है तीनों में और कुछ भी नहीं ज्यादा। तो सबसे आसान ट्रिक थी ये जो मैंने आपको बता दी है। अभी मेरी बात सुनना इसको, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हिंदी की ट्रिक, कोई सी भी ट्रिक जाननी हो किसी भी चैप्टर की, तो आपको क्या लिखना है, पूरा सीक्वेंस में चाहिए तो हिंदी ट्रिक्स प्लेलिस्ट बाय सीनू सिंह यूट्यूब पे लिखना है, और आपके सामने बहुत सारे वीडियो जाएंगे हिंदी के, तो वहां से आप फ्री में तैयारी कर सकते हो। और किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को बहुत डिटेल में पढ़ना है, जैसे मैंने यहाँ संधि की सिर्फ ट्रिक बताई है, अब लेकिन आप सोचोगे नहीं मेरे को ट्रिक के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम में दिक्कत ही नहीं आए, तो उसके लिए बना रखा कोर्स। उसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करो। कोर्स बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छी क्वालिटी का, और उसमें एक फायदा और मिलेगा कि ये जो लिखा है ना मैंने, ये पूरी PDF मिल जाएगी आपको शॉर्ट नोट्स की। तो ये ट्रिक वाली नहीं जो बनाऊंगा वो भी मिल जाएगी, पूरे नोट्स मिल जाएंगे बाकायदा, जिसमें आपको लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है और पढ़ना है, और पढ़ के क्या बनना, कलेक्टर बनना सीधा, भले 8वीं की एग्जाम पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। अब एक चीज और मैं लास्ट में रिपीट कर दूं, अगर किसी को ऐसा कंफ्यूजन हो रहा कि भैया ये कैसे याद करेंगे, तो देखो कुछ नहीं, सांस लो पानी पियो, मैं बैठा था इतना बड़ा आदमी, दीर्घ, कोई भी बच्चा है, बच्चा क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होगा मतलब दीर्घ होगा, बड़ा मतलब दीर्घ होगा, ठीक है, तो दीर्घ संधि आ जाएगी। अब बच्चा जब बड़ा होता है तो उसमें आते क्या, गुण आते हैं, तो गुण संधि आ जाएगी। ठीक है, अब गुण में धीरे से वृद्धि हो जाती है, मतलब गुण बढ़ जाएंगे ना। अब मेरा वीडियो देखोगे तो गुण बढ़ जाएंगे तुम्हारे, तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी गुण में। उसके बाद यण और अयादि, तो यण और अयादि तो आप याद रख लेना कि 2 लास्ट की यण और अयादि है, कंफ्यूजन यहाँ होता है। तो बस ये याद रखो कि दीर्घ होगा तो क्या होगा, गुण आ जाएंगे, गुण हो जाएंगे तो गुण में वृद्धि हो जाएगी। अब मैं बोलूँ कि गुण में कितनी मात्रा लगती है, तो 1 मात्रा लगती है, और जब गुण में वृद्धि हो जाएगी तो 2 मात्रा लगेगी। यही तो इसकी ट्रिक बताई मैंने आपको कि शब्द के ऊपर 1 मात्रा मतलब गुण, 2 मात्रा मतलब वृद्धि। ठीक है, पानी पियो, सांस लो। चलो समास का रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। 5 से 6 लाइन के अंदर 8वीं से लेकर IAS तक किसी भी एग्जाम में अगर समास आता है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी। ऐसी खतरनाक ट्रिक बताऊंगा, बस उम्मीद है कि तुम आंख खोल के वीडियो देखोगे। ठीक है, तो उम्मीद ऐसी मैं करता हूं कि यहाँ आ जाओ। और ये समास है भैया। ठीक है, समास की एक ऐसी परिभाषा जो 8वीं से लेकर IAS तक किसी भी एग्जाम में कोई माइकल लाल गलत नहीं कर सकता। गलत कर दे तो वहीं मार मार के सुअर बना देना उसका। ठीक है, सही में मत मार देना, केस हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। किसी भी एग्जाम में लिख देना। ठीक है, किसी चीज को, किसी लाइन को, किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को छोटे से छोटा करना ही समास है। और छोटा और कंप्रेस और कंपाइल करना ही क्या है, समास एक्चुअल में, और कुछ भी नहीं है। तो भैया रोग से मुक्त, तो इसको क्या बोल देंगे, रोग मुक्त, तो यही समास है। लेकिन मैं आपके सामने एक शब्द रखूं, क्या रखूं, रोग मुक्त, और मैं बोलूं कि इसको बड़ा करना है, तो आप फट से कर दोगे रोग से मुक्त, लेकिन उसको बोलोगे क्या, तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे समास विग्रह। तो जब उसको छोटा करते हो तो वो समास कहलाता है, लेकिन जब बड़ा करोगे तो समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, और समास विग्रह को क्या बोला जाता है, व्यास। ये इसका विलोम शब्द है। किसका, समास का विलोम अगर पूछे परीक्षा में तो कभी भी गलत करके मत आना, व्यास लिखे जाना चुपचाप शांति से, बिना कोई चिल्ला चोट करे। अब समास क्या है, एक तरीके से समास, एक तरीके से तुम्हारी शादी हो चुकी है और जब तलाक होगा तो ये हो जाएगा। समास विग्रह मतलब तलाक, समास मतलब शादी। एक और नाम क्या है, तो वो है व्यास। क्लियर, सांस लो पानी पियो, आगे देखो। अब एक क्वेश्चन आता है पूर्व पद उत्तर पद का, तो भैया एक एग्जांपल और ले रहा हूं। राजपुत्र आपके सामने लिखा है। राजपुत्र में कुछ नहीं करना है आपको, आपसे पूछा जाता है कि इसमें पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कौन सा है, तो हमेशा याद रखना है जो आगे का रहेगा वो पूर्व पद रहेगा और पीछे का रहेगा उत्तर पद। ठीक है, तो आगे का जो है कौन है, राज है, तो राज का क्या हो जाएगा, पूर्व पद, और पीछे का क्या हो जाएगा, उत्तर पद। ठीक है, बस इतना। अब आती है ट्रिक आएगी, अब आंख खोल के वीडियो को देखना। अब ट्रिक के पहले एक चीज और, कि कोई भी माइका लाल तुमसे ये पूछे 8वीं से लेकर IAS तक कहीं की भी एग्जाम में, चाहे दोस्त यार नींद में पूछे, दिन में पूछे, कैसे ही पूछे कि भेद कितने होते हैं समाज के, ये बता दो तुम तो हमको बस, तो उसको फट से बोल देना 6 भेद होते हैं। देख भाई क्लियर बात है, 6 से ज्यादा एक वो बोल दे कि नहीं 7 होते, धे कर देना, वहीं की जगह मार डालना, भले कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी गलत बता रहा है उसको मार दो, कोई मतलब थोड़ा ना। इधर आओ, सही में मत मारना, जेल हो जाए, मेरा माथा आओ, सीनू भैया तुमने ऐसी की थी, सीनू भैया कह रहे पढ़ लो IAS बन जाओ, लो बन के बता दो। वो कह रहे हैं वो तो नहीं सुना रही। भेद तो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं।
1 2 3 4 5 6 भैया ये याद नहीं होंगे, मेरे को पता है, इसीलिए ट्रिक बना रहा हूं। मेरे को ये भी पता है कि बहुत सारी औलाद उन्हें एग्जाम के एक दिन पहले ही देख रही है वीडियो, एग्जाम हॉल के बाहर ही बैठ के उन्होंने भगवान अब तो आईएएस ही बना दे, 12वीं परीक्षा में कौन आईएएस बनाएगा, तुमको नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी इधर आएगा। अव्ययी भाव समास, ट्रिक बता रही हूं इसको याद करने की क्रम से बिल्कुल। तो अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में क्या है, भाव। तो भाव आया, सबसे पहले भाव आता, भाव मतलब फीलिंग आती है, ठीक है, भाव आता है। तो भाव आया किसको, पुरुष को, तो क्या हो गया, तत्पुरुष समास। अब भाव आया तो भाव आया काय का, छोरी बटाने का काम करने का। भाव आया किसको, पुरुष को, पुरुष को कौन सा भाव आया, काम करने का। काम करने का मतलब मेहनत मजदूरी करो, काम करो, देश के लिए सेवा करो, कुछ तो करो। तो भाव आया पुरुष को काम करने का, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्म समास। भाव आया पुरुष को काम करने का, ठीक है। अब पुरुष दिन भर काम करता है, बहुत सारे पुरुष घर से बाहर जाते काम करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है, विचारों के साथ दोगलापन होता है, घर जाते तो भी, ठीक है, होता ही है ना। तो अब दोगलापन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, दिगु, दिगु को दोगलापन, ठीक है, दिगु। अब उसके साथ दोगलापन होगा, उसके साथ भेदभाव होएगा, तो जाहिर सी बात है उसका खोपड़ा खसकेगा, और खोपड़ा खसकेगा तो क्या होगा, घर में लठ मोकरे चल जाएंगे, मतलब लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई मतलब क्या, द्वंद्व, द्वंद्व हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे घर में। और लड़ाई होगी किससे, घर की बहू बेटी से, जाहिर सी बात है ना। अधिकतर लोग तो अपनी बीबी से लड़ते हैं, लड़ने लायक एक ही महिला रहती है घर में, मम्मी से लड़ने से तो रही, तो बीबी से लड़ो, खूब मजा आएंगे, ठीक है। तो द्वंद्व, द्वंद्व के बाद क्या, बहुविग्री समास। क्यों, क्योंकि बहु बेटी से झगड़ा हो रहा है। अब एक चीज और एग्जाम में, ये तो हो गया, ठीक है, 6 होते हैं, सीक्वेंस से याद करवा दिया। अब दूसरी ट्रिक सुनो, आपसे पूछा जाता है कि अव्ययी भाव समास जो है इसमें कौन सा पद प्रधान है, और एग्जाम में समास का क्वेश्चन आया और ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, सीधा नंबर कटता है, इसलिए इसको बिल्कुल रट ही लेना। एग्जाम के एक दिन पहले देखने वाले हो तुम तो पढ़ ही लेना ढंग से, ठीक है। तो इधर आप पहला, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान है, अगर आपसे ये पूछे तो आपको फट से बताना पूर्व पद, लेकिन भैया भूल जाएंगे यार एग्जाम में जाते जाते, मालूम मेरे को, इसलिए ट्रिक बता देता हूं। तो भाव, अव्ययी भाव, भाव मतलब मन में जो भाव आया, ठीक है। तो अव्ययी भाव, भाव आया तो ये बताओ, एक लड़की खड़ी है, ठीक है, अब तुमको पटाना है, मान लो, एग्जाम्पल ऐसे ही देना पड़ता है जब भी तुम देखते हो वीडियो। मान लो लड़की खड़ी, तुमको उसको पटाना है, ठीक है। तो पहले पटाओगे फिर सोचोगे कि इसको पटा लूं, कि पहले सोचोगे फिर उसको पटाओगे, पहले सोचोगे ना, जाहिर सी बात है मन में एक भाव आएगा पहले कि यार एक बार तो आई लव यू बोल के हूं मैं, तो वो जो सीन होगा तो भाव आएगा, भाव पहले आएगा, तो पहले आने को क्या बोलते हैं, पूर्व। तो वही अव्ययी भाव, भाव आएगा पहले, काम होगा बाद में। आई बात समझ में, मिलने जुलने वाला, काफी चाय पीने वाला, इधर उधर मुंह फाड़ने वाला, ये सब काम। आप देखो इधर ये होता है, ये दूसरी वाली लाइन, ये दूसरी वाली लाइन छोड़ दो। क्यों भैया, क्यों छोड़ दें, क्योंकि पहली याद करवा दूंगा, तीसरी याद करवा दूंगा, चौथी याद करवा दूंगा, तो दूसरी में जो बचे वो सारे समास यहाँ लिख देना, खत्म, क्यों इतनी मेहनत करना है। तो दूसरे पे आ जाओ, द्वंद्व। द्वंद्व मतलब क्या बताया था मैंने यहाँ पे, द्वंद्व मतलब झगड़ा, ठीक है, झगड़ा। मान लो गांव में दो बूढ़े बा है, बूढ़े बा यूं नो, बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, भयंकर लड़ रहे हैं, तुम बीच में घुसोगे तो उनको भी कूटेंगे। अब वो दोनों से बोल दो कि तुम इसको सॉरी बोल दो या तुम इसको सॉरी बोल दो, उनका दाई जी नहीं बोले सॉरी, नहीं बोलेंगे, मतलब दोनों पद अपने आप में प्रधान है। उनने कहा मेरे बराबर तो आदमी नहीं इस दुनिया में, दोनों यही बोलेंगे, ठीक है। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे की नहीं सुनेंगे, दोनों एक दूसरे के बाप बनने की कोशिश करेंगे, तो क्या है, दोनों पद प्रधान है। दोनों पद प्रधान किसमें, द्वंद्व समास में, याद रख लेना, क्लियर। अब भी याद नहीं होना तो जेर खक मर जाना, कोई मतलब नहीं है, इतना गला फाड़ रहे हैं उसके बाद भी क्या है यार। अब बहुविग्री समास, बहुविग्री समास में क्या हो जाएगा भैया, दोनों पद अप्रधान हो जाएंगे। हाँ भैया ठीक है, अप्रधान तो हो जाएंगे पर भूल जाएंगे, मालूम मेरे को, भूल जाओगे तो बहुविग्री समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। याद करवा दूं, आप हो एक पुरुष, आपकी हो चुकी शादी, या आपकी एक सुंदर सी बीबी है और ये आपकी मम्मी है, ठीक है। अब मम्मी और बीबी दोनों में झगड़ा हो गया, मम्मी कह रही कि मैं ये डाक्कन के साथ नहीं रहूंगा, और बीबी कह रही कि मैं भी तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहूंगा, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब तुम बीच में खड़े हो, तुम क्या करोगे, तुम ना तो इधर बोल सकते ना इधर बोल सकते। अगर तुम बोल दो बीबी की तरफ तो लोग बोलेंगे कैसा आदमी है, जानवर, बुढ़ापे में माई की बेला पाड़े, मतलब मम्मी की बेला पाड़ रहा, मम्मी को परेशान कर रहा। और बोल दो कि मम्मी तरफ हूं मैं, तो लोग बोलेंगे कि बीबी जब अबरा नहीं रही तो लेके क्यों आते हो यार, तुमसे पेट नहीं भराते लोगों के, तो शादी क्यों कर ली। तो आदमी दोनों तरफ नहीं बोल सकता बेचारा। तो जब दोनों तरफ नहीं बोल सकता तो वहां पे बहुत सारे पुरुष क्या करते हैं, तुमको दिखे जो करो यार, लड़ाई खत्म हो जाए, जब मेरे को खाना खिला देना ना, मैं सो रहा हूँ जाके, क्लियर। मतलब दोनों पद को इंपोर्टेंस नहीं देता, मम्मी और बीबी दो ही रोज का ही काम है तुम्हारा लड़ने का, तुम एक काम को तुम्हारे हिसाब से कर लो, वो दोनों को इंपोर्टेंस नहीं दे रहा, मतलब उसके लिए दोनों अप्रधान है, ठीक है। तो बहुविग्री समाज में क्या होता है, बहू और मम्मी दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों पद उसके लिए अप्रधान हो गए, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं द्वंद्व समाज में क्या होता है, द्वंद्व समाज में क्या होता है, दो बूढ़े वाले लड़ते हैं तो दोनों में क्या होते हैं,
दोनों प्रधान होते हैं। उन्होंने मैं तो भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हूँ ऐसा। और बहुविग्री समास में क्या होता है, दोनों पदा प्रधान होते हैं। हस्बैंड बोलता है तुमको दिखे जो करो, मेरे को कोई मतलब नहीं, ठीक है। और अव्ययी भाव में क्या होता है, भाव आता है पहले, उसके बाद क्या होता है, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, छोरी पटाते हैं, ठीक है। और ये वाला भी कर ही लो यार, अब इतना कर लिया तो फिर ये भी कर ही लो दूसरा वाला, ठीक है। मैं सोच रहा था बाकी जो बच्चे वहां डाल दो, लेकिन कर लो। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है भैया, आजकल के जितने भी युवा हैं, जितने भी पुरुष हैं, उन सबको उत्तर देना पड़ता है। मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारियां, उत्तरदायी है वो, किसके प्रति, घर वालों के प्रति, समाज के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति, मम्मी के प्रति, पापा के प्रति, दोस्त यार के प्रति, दारू के प्रति, सबके प्रति पुरुष जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद पहले आता है। पहले तुम जवाब दो कि तुम थे कहाँ रात को, तो उसको उत्तर देना पड़ता है हर चीज का, ठीक है। तत्पुरुष समास, पुरुष को हर चीज का उत्तर देना पड़ता है, इसलिए उसका उत्तर पद प्रधान है। और वहीं पे कर्मधारय, काम करता कौन है, पुरुष ही तो करता है। और दोगलापन होता किसके साथ है, दिगु, ये वाला दोगलापन होता किसके साथ है, पुरुष के साथ ही तो होता है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, याद कर लो बेटा, हो गया होगा याद, हो नहीं याद हुआ तो डूब मरो, कोई मतलब नहीं ऐसी चीज का। इतना गला फाड़ने के बाद भी नहीं हो रहा तो फिर भैया कुछ नहीं कर सकते उसमें, भैया क्या भगवान भी नहीं कर सकते कोई कुछ। तो कुल मिला के अव्ययी भाव समास क्या कहना चाह रहा है, अव्ययी भाव समास भैया कि कोई सा भी शब्द दिखे, कोई सा भी शब्द दिखे आपकी एग्जाम में आपको, और वो यूं के कि उसके आगे अनु लिखा है, आ लिखा है, प्रति लिखा है, भर लिखा है, यथा लिखा है, मतलब इनमें से कोई सा भी अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, कोई सा भी शब्द आगे वाले आगे दिखे, मतलब आगे की साइड दिखे, फट से आंख बंद करके क्या लगाना, अव्ययी भाव समास लगाना है, ठीक है। आंख बंद करके मतलब ऐसा नहीं दूसरे कॉपी में लगाया है अव्ययी भाव समास, अपनी कॉपी में लगाना है। अव्ययी भाव समास आंख बंद करके लगाना है, क्लियर। कैसे, अनुरूप, अनुरूप लिखा है तो इसमें अनु दिख गया, ये लिखा अनु, ये अनु लिखा, तो अनुरूप में क्या होगा, अनु, तो मतलब अव्ययी भाव समास। आजन्म, आजन्म मतलब ये आ दिख गया, प्रतिदिन, प्रति दिख गया, भरपेट, भर दिख गया, बस। अब बाकी तुम देख लो, सब में ही देख के बताऊं क्या ठीक है। नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट ये है तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरे नंबर का क्या है, तत्पुरुष समास। पहले क्या आया था, अव्ययी भाव, भाव आया किसको, पुरुष को, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान, बहुत लप्पा, बहुत ही तरीके से कि का, की, के, को, से, के द्वारा, के लिए, में और पर, किसी भी शब्द में दिखे, किसी भी शब्द में, तो फट से क्या लगाना, तत्पुरुष समास लगाना। लेकिन एक चीज और बता दूं, किसी को ये पूरे समास बहुत डिटेल में पढ़ना है, अच्छे लेवल के पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि तत्पुरुष समास के अंदर भी 6 भेद और होते हैं, 5-6 भेद और होते हैं। भेद मतलब उसके प्रकार होते हैं और टाइप होते हैं, जो मैंने यहाँ लिख रखे। तो ये सारी चीजें मैंने कोर्स में और डिटेल में बताई है, बहुत डिटेल में। तो हिंदी का कोर्स अगर खरीदना हो किसी को तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे हर चीज कॉमेडी तरीके से, ट्रिक के माध्यम से, एग्जाम के जितने डीप में जा सकते हो उतना डीप में, और बहुत व्यवस्थित तरीके से और बहुत कम समय में मैंने बताई है। और ये पूरी पीडीएफ भी उस कोर्स में आपको फ्री में मिल रही है। तो कोर्स आप देख लेना, लगे तो, नहीं लगे तो यहाँ निगाह पाड़ो, इधर आओ। तत्पुरुष समास में क्या होता है, का, की, के, को, से, के द्वारा, के लिए, में, पर, ये सारी चीजें अगर किसी भी शब्द में दिखे तत्पुरुष समास, सीधी बात है, नो बकवास। आई बात समझ में। कैसे भैया, हमको बता दो एक एग्जाम्पल ये बता दिया, जैसे लिखा राजपुत्र, तो राजपुत्र का क्या करो, समास विग्रह करो। अब समास विग्रह का एक और नाम क्या बताया था मैंने, व्यास। समास का अपोजिट क्या है, व्यास। तो अभी ये क्या है, एक समास वाला शब्द है, इसका व्यास करना पड़ेगा, मतलब इसको तोड़ना पड़ेगा, जब जाकर पता चलेगा कि इसमें कौन सा समास है। तो आप इसको करोगे राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो का क्या आया इसमें, इसमें आया का, तो का है कि नहीं अपने इसमें, ये का है, मतलब क्या लगाना है इसमें, तत्पुरुष समास। स्नान घर, अब स्नान के लिए घर कौन बनाता है, कहाँ का जानवर होगा स्नान करने के लिए घर बनाएगा, लेकिन हिंदी है, हिंदी को हिंदी की तरह पढ़ो, ठीक है। तो भैया मान लिया कि स्नान घर, ठीक है। तो स्नान घर के अगर व्यास करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, के लिए, स्नान के लिए घर, स्नान घर, क्या लगा दो, तत्पुरुष समास, खत्म। अब ये बाकी एग्जाम्पल है, रोक के देख लेना, सब बांच के बताऊंगा, उससे कोई मतलब नहीं, क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। और क्या बताऊं तुमको, तो ये याद करना, ऊपर के 5-6 शब्द याद करो ना, इसके भी ऊपर के याद करो। ये एग्जाम्पल क्यों देखना है यार तुमको, और देखना तो बुक में लगा लेना, वो भी यही बताऊंगा तो फिर बचेगा जीवन में। इधर आओ, कर्मधारय समास, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर में क्या, हे जो और के समान, हे जो और के समान आई किसी भी शब्द में, उसको तोड़ने के बाद, व्यास करने के बाद, तो क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना, कर्मधारय समास लगाना। जैसे महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, क्लियर बात है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विशेषण और विशेष्य की। तो देखो यहाँ पे वैसे बताना नहीं चाहिए पर बता देता हूँ, ठीक है। तो विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, तो विशेष्य ये है भैया, विशेष्य में हूँ, ठीक है। अब मैं मान लो थोड़ी देर के लिए बहुत सुंदर व्यक्ति हूँ, तो सुंदर क्या है, सुंदरता जो है एक विशेषण है, ठीक है, मेरे लिए, और विशेष क्या हूँ, विशेष में हूँ, ठीक है।
आई बात समझ में? ये बहुत आसान भाषा में बता रहा। उपमान और उपमेय क्या है? उपमान और उपमेय यह है कि उपमेय मतलब बोलते हैं ना चांद सा रोशन चेहरा, तो चेहरा जो है वो क्या है? उपमेय है। और है किसके जैसा? चांद के जैसा रोशन है, तो वो क्या है? चांद। उपमान है। ठीक है, तो यहाँ पे उपमान उपमेय और विशेषण विशेष दो चीज भी आपको मैं बता चुका हूं। शांति से आगे बढ़ो, खुश रहो। ठीक है, जिसके बाद में आता है दिगु। दिगु समास कौन से नंबर का? 4 नंबर का। ये लिखा है यहाँ पे। पूर्व पद संख्यावाचक होता है। कोई सा भी शब्द दिखे जिसमें संख्या वाली फीलिंग आए, मतलब चौराहा, ये लिखा चौराहा। सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। चौराहा मतलब जिसमें भी गिनती दिखे। अब जैसे ये है तो इसमें ही देखो, चौ मतलब 4, सप्ताह मतलब 7, 9 मतलब 9। तो कोई सा भी ऐसा शब्द दिखे जिसमें संख्या वाली फीलिंग आए पूर्व पद में, स्टार्टिंग में, उसको क्या लगाना तुमको? आंख बंद करके द्विगु समास। क्लियर? सांस ले लूं। इधर आओ। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है? कोई सा भी शब्द दिखे जिसमें ये वाला डेस दिखे तुमको, ये डेस दिख रहा है बीच में, आंख बंद करके क्या लगा देना? द्वंद्व समास लगा देना है। ठीक है, द्वंद्व समास में क्या होगा? और, एवं, या, अथवा। ये डेस जो है ना, इसका मतलब क्या है? योजक चिन्ह। ठीक है, ये डेस का योजक चिन्ह मतलब है। और कोई सा भी शब्द अगर आप इसको करोगे ऊंचा और डेस को हटाओगे तो उसकी जगह क्या लगेगा? या नीचा। ऊंचा या नीचा। तो सीधी बात है, तुम तो डेस लगाओ और द्वंद्व समास लगाओ, खत्म। पास होना, अपने को ज्ञाता नहीं बनना। इधर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। बहुविग्रही समास। दोनों पद तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बात दो की चल रही, तीसरे को बीच में लिखे आ गए। कैसे? अपने जैसे स्पेशली मैं बताऊं तो भगवान के मैटर में, भगवान के मामले में कैसे? आप कोई सा भी नाम लोगे और वो दूसरे भगवान का ऐसा लगेगा कि नाम अलग, भगवान अलग। ठीक है, जैसे घनश्याम। अब यहाँ घनश्याम का अगर नॉर्मली कोई कृष्ण भगवान को नहीं जानता, कोई ऐसे सुना नहीं है, तो नहीं बता सकता कि घनश्याम मतलब कृष्ण जी होता है। लेकिन अपन ने सुना है तो अपन कैसे? घनश्याम। अपने जैसे बूढ़े बा लोगों से पूछो घनश्याम का मतलब क्या है यार बाजी, वो फट से बता देंगे बेटा कृष्ण जी। पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता रहता है, लेकिन उनको पता रहता है। ठीक है, उनके समास बहुत तगड़े होते हैं, खास करके बहुविग्रही समास बूढ़े बा लोगों के बहुत तगड़े होते हैं। तो घनश्याम मतलब ये दोनों पद मिलके तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जैसे घनश्याम कृष्ण जी, आई बात समझ में? जैसे लंबोदर, लंबोदर मतलब गणेश, लंबोदर मतलब सूंड की बात चल रही है। क्लियर? ये सारी चीजें होती है। बाकी ये जो चीजें हैं संधि समास में अंतर, तो कोई माइकल लाल ऐसा हो कि जिसको संधि समास में अंतर पता हो तो 2 अंतर कमेंट में बता देना। क्लियर कट बात बोल रहा हूं। और रस से आज के बाद कभी जीवन में डर नहीं लगेगा। बस गिनती के 11 गाने याद कर लेना, इतने में पूरे रस याद हो जाएंगे। कैसे? ऐसे। इधर आओ। तो रस के पहले बेसिक क्वेश्चन जो हर बच्चे को याद होते हैं तो वो याद कर लो, नहीं तो एग्जाम में औंधा मुंडे धराओगे फिर भैया तो भैया ना भाभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो रस के क्या होते हैं भैया? बेसिक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं तो बताना पड़ेगा अपने को। रस का संबंध किससे होता है? कौन सी धातु से होता है? स्र धातु से होता है, ये याद रखना। ठीक है, जिसके बाद में रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और ये किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। ये बात भी अच्छे से याद रखना। जिसके बाद भैया रस की एक यूनिक परिभाषा जो 8वीं से लेकर IAS तक किसी भी एग्जाम में लिखे जाओ, कोई गलत कर दे तो गला घोट देना वहीं की जगह। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। सीधी बात। ठीक है, एक परिभाषा बिल्कुल यूनिक। प्रतिपादक, प्रणेता, प्रवर्तक, जनक या कौन है? कुछ भी पूछे तो वो भरत मुनि है। रस का है और उसमें प्रतिपादक, प्रणेता, जनक, पिता, ये कोई भी पूछे तो भरत मुनि। सीधी बात है। ठीक है, तो रस को काव्य की आत्मा और प्राण तत्व माना जाता है। किसका? काव्य का। क्लियर? आई बात समझ में? अब आते हैं यहाँ पे प्रो लेवल का थोड़ा सा सिस्टम। रस के अवयव या अंग, तो रस के अवयव अंग पूछे तो कितने? 4 है। भरत मुनि के अनुसार पूछे तो कितने? 3 है। और टोटल कितने? 4 है। 4 है तो भैया एक आता है स्थायी भाव, प्रधान भाव, दूसरा आता विभाव, तीसरा आता अनुभाव, चौथा आता व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। ठीक है, तो इन तीनों से भी कोई मतलब नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाना अपने को। ये आओ, ये कितने टोटल? स्थायी भाव टोटल है 11। कितने? 11। लेकिन 11 अगर आपसे पूछे कि एग्जाम में कि स्थायी भाव है कितने, तो वहां 11 मत लगाना, गलत हो जाएगा। क्योंकि पूछे जब बताना है अपने को, कुल पूछे तो 11, कितने पूछे? कुल रस की संख्या पूछे तो 11। ठीक है, लेकिन वहां पे यूं पूछ ले कि भरत मुनि के अनुसार कितने हैं रस, तो कितने बताने? 8। 8 क्यों भैया? उनने 3 को रस माना ही नहीं। जैसे भक्ति और वात्सल्य ये दोनों किस में जाते हैं? श्रृंगार रस में आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने माना ही नहीं। क्योंकि भक्ति का मतलब भी प्रेम होता है। बस ये है कि तुम भक्ति रस में प्रेम करते हो किससे? भगवान से। वात्सल्य में मम्मी और बेटे के अंदर मतलब ममता वाला सीन आ जाता है। और श्रृंगार रस में वही पति पत्नी वाला के लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला के लो। इसलिए भक्ति और वात्सल्य दोनों है तो एक्चुअल में क्या? प्रेम, अनुराग ही। तो हमारे भरत मुनि भाई साहब ने क्या करा? उसको अलग ना मानते हुए श्रृंगार रस में मान लिया। और इसीलिए श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रस को अपने आप में समाहित कर लेता है। ठीक है, आई बात समझ में? जिसके बाद आता भैया शांत रस। तो शांत रस भी किसमें आता है? देखा जाए तो इनमें नहीं आता है, भरत मुनि के अनुसार रस में नहीं आता है। हिंदी के कुल रस आपसे पूछे कि हिंदी में टोटल रस कितने हैं, तो अपने को बताने 9। 2 कौन से नहीं है? तो भक्ति और वात्सल्य। ठीक है, आई बात समझ में? प्राकृत में कुल रस कितने हैं? अगर पूछे एग्जाम में पूछते हो, मुंडे धर जाओ, इनको पढ़ लेना अच्छे से। प्राकृत में कुल रस कितने हैं? तो 10 है। तो 11वां कौन सा नहीं? भक्ति रस प्राकृत में नहीं गिना गया है। आई बात समझ में?
संस्कृत के कुल रस, अब ये इनके रीजन भी बता दूं मैं तो कि क्यों नहीं गिना गया है, लेकिन वो सब वो कोर्स में ही है कि 10 मिनट में सब बता दो तुमको, सभी बता दो सारी चीजें। संस्कृत में कुल रस कितने हैं? तो संस्कृत में कुल रस 11 हैं। कुल रस पूछे ना, हिंदी इंग्लिश फारसी काई के भी नहीं, बस यूं पूछे कुल रस कितने हैं तो 11, सीधी बात है। लेकिन हिंदी का पूछे तो कितने? 9 है। आई बात समझ में? क्लियर? बस इसमें से एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए अपना अगर एग्जाम में आए तो। अब ये होते हैं रस टोटल, इनके होते हैं स्थायी भाव, और स्थायी भाव का अगर मैं मतलब बताऊं एक्चुअल में बहुत आसान भाषा में, तो अपने होते इमोशन। कई ने गाली दे दी, अपन ने कन्पेटेंट धर दिया, उसको साठ कर दिया, वहीं की जगह वो जान से ही मर गया। ठीक है, तो क्या हो गया, अपने को गुस्सा आया था जब तो उसको कन्पेटेंट धरा, बंदूक से गोली मार दी, तो ये क्या होता? क्रोध। तो रौद्र रस हो गया, क्रोध आया मतलब कौन सा? रौद्र रस, सीधी बात है। ठीक है, तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं, इनके एक एक गाने याद करो, इतने में अपना उद्धार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। एग्जाम के 1 घंटे पहले देखोगे तो ऐसी चीजें मिलेगी। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का मतलब क्या है? मतलब से पहले समझो कि उसका स्थायी भाव क्या है? रति। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। प्रेम, यू नो प्रेम, आई लव यू वाला प्रेम। जहां नायक और नायिका, नायक नायिका मतलब, नायक मतलब बॉयफ्रेंड, नायिका मतलब गर्लफ्रेंड की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठांक वर्णन होता है। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्यार मोहब्बत का वर्णन हो, उसे क्या बोलते हैं? श्रृंगार रस बोलते हैं, सीधी बात तो ये है। ठीक है, ये होते कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब समझने वाली चीज है, अब गाने आएंगे यहाँ पे। देखो इधर, यहाँ पे क्या हो गया? संयोग श्रृंगार। संयोग का मतलब क्या होता है? मिलना, और वियोग का मतलब क्या होता है? बिछड़ना। वियोग मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकअप हो गया, वियोग मतलब ये कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड 100 किलोमीटर दूर है, तुम यहाँ हो और तुम उसकी याद में तड़प रहे हो, ये होता है वियोग। वियोग का मतलब ब्रेकअप नहीं होता। आई बात समझ में? इधर आओ, देखो नायक, अब संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब समझो पहले तो, नायक नायिका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के संयोग या मिलन की अवस्था, जब मिलते दोनों तो क्या होता है भैया? तो मिलते हैं जो। तो अब देखो हिंदी फिल्मों में जितने भी गाने हैं, वो गाने आप सुनोगे तो उसमें मिलन वाली फील आएगी। कोई सा भी ऐसा गाना जिसमें ऐसा लग रहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, लड़का लड़की, कोई भी 2 लोग ऐसे अपोजिट जेंडर के मिल रहे हैं, और वहां पे एक ऐसा गाना प्रकट हो रहा है जो दोनों ऐसा लग रहा है पास पास में ही और एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, या गाना है वैसा कि दोनों पास में है और उस गाने में प्रेम झलक रहा हो। ऐसा नहीं कि दे पत्थर माथा फोड़ दे उसका, ये वाला नहीं। अगर प्रेम झलक रहा है तो वो गाना क्या होता है भैया? देखा जाए तो संयोग श्रृंगार का होता है। मिलने वाली फीलिंग आती है, जैसे कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। अब देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास बैठी है, ठीक है, अब उससे तुम बोल रहे हो कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। इंप्रेस हो जाए उन्हें, वाह यार तुम तो गजब के बॉयफ्रेंड हो, ऐसा। तो ये गाना होता है, ये किसका होता है? संयोग श्रृंगार का। अब ऐसा एक गाना तुम मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है? इतना तो बता ही सकते हो, गाने तो बता दोगे एटलीस्ट, तो मालूम पढ़ने में कमजोर हो, लेकिन गाने तो बता ही सकते हो। वियोग श्रृंगार का मतलब क्या होता है? वियोग की अवस्था। वियोग का अवस्था मतलब क्या होता है? एक 100 किलोमीटर दूर, दूसरा 100 किलोमीटर दूर, दोनों में प्यार बिल्कुल अथा अखंड प्यार, लेकिन ये इधर तड़प रहा है, ये इधर तड़प रही। यही बात समझ में? लेकिन प्यार तो है, बस दूर दूर है। तो दूर दूर है, तो जब भी ऐसा कोई गाना जिसमें दोनों में प्यार तो झलके लेकिन दूर, एक वहां एक वहां, वो चीज है। तो देखो इधर आओ, सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मन मेरी, ये वाला जो गाना है वो वाला। एक गाना और आता है जैसे आजा, वो वाला गाना, ठीक है? तो ऐसे जितने भी गाने जिसमें दोनों में प्यार तो रहता है पर एक दूर दूसरा दूर, दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे, वो क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है, सीधी बात तो है। इसका भी एक गाना कमेंट में बता देना अगर गाने सुनने का शौक रखते हो तो। नहीं रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो लिख लो, आइए वाइज बनो। हास्य रस। हास्य रस मतलब क्या होता है भैया? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हंसना, हास्य, सीधी बात है। ठीक है, हृदय में विनोद, मजाक। मजाक, विनोद का मतलब क्या होता है? मजाक। मजाक का जो भाव जागृत होता है, इसका एक बेस्ट गाना क्या होता है भैया? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए गाना सुनो तुम, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये वाला गाना सुना कि नहीं सुना है? ये गाना सुनना, ये गाना सुना, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना जब सुनोगे ना तुमको थोड़ी सी हंसी वाली फील आएगी। अब हंसोनी एक अलग बात है, तुम पत्थर दिल हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये हंसने वाला गाना है कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, तो वो गाना जब हंसने वाली फील दे रहा है, हंसने वाला भाव आ रहा है, वो क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है, सीधी बात तो। ठीक है, तो एक गाना याद रखो बस, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, हास्य रस, खत्म, हटा, कोई मतलब नहीं। ये चीजें समझाने के लिए, ताकि इजी वे में मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो माथे पे मत चढ़ना, अरे यार सर ऐसा कैसे कर, हम तो ऐसे ही करेंगे भैया, क्या करना। ठीक है, इधर आओ, करुण रस। करुण रस का मतलब क्या होता है? शोक। करुण का मतलब क्या होता है? शोक। शोक, देखो स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब समझते हो? एक होती है उत्पत्ति। निष्पत्ति मतलब क्या होता है? उत्पत्ति जैसे एक चीज से बनता है, और निष्पत्ति मतलब जो बहुत सारी चीजों से बनता है। ठीक है, निष्पत्ति उसका मतलब होता है। इतना बताना नहीं था पर बता दिया मैंने। अब देखो करुण रस, करुण रस के लिए एक गाना, अब ये एक गाना मैं बता रहा हूं, बाकी एक तुम बताना। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। अब ये गाना जब भी कोई सुनता है, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा दोस्त एकदम कोने में पड़ा हुआ और ये गाना सुन रहा है, तो तुम उससे जाते ही ये पूछो क्या होगा बेटा, क्यों परेशान है? क्यों परेशान है मतलब वो दुख में है, बेचारा दुख में है। ठीक है, शोक लगा हुआ है उसको, कई बात समझ में, उसकी गर्लफ्रेंड धोखा देके चल गई मान लो उसको, तो उसको शोक लगा हुआ है ना, तो शोक लगा है तो क्या है? वो दुख में है, तकलीफ में है, शोक लगा उसको, करुण रस आता है।
ठीक है, तो इसीलिए वो गाना सुन रहा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, वो मेरे को धोखा देके चल गई, मेरे दोस्त तो जाके सेटिंग हो गई। मतलब ऐसा मजाक कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा सीन होता है। जिसके बाद में भैया आता है क्या, रौद्र रस। रौद्र का मतलब क्या होता है, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। रौद्र क्रोध, रौद्र रूप होता है ना शंकर जी का, उनको क्या आता, गुस्सा आता, क्रोध। तो इसको कनेक्ट कर लेना, नहीं हो कनेक्ट तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो रौद्र रस का एक गाना मैं बताता हूं आपको, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। इसमें एक वो हीरोइन जो गाना गाती है, जब उसकी आंखें देखना, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है ऐसे गुस्से में, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, ये वाला गाना होता है। तो इसमें क्या होता है, वो गुस्से में ये गाना गाती है, गाती कि नहीं गाती है, ये होता है। हाँ, भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है भैया, भयानक रस में कुछ नहीं होता, मजे आते हैं। देखो भयानक रस में क्या होता है, भय, ऐसा गाना सुन के जहां पे तुमको भय वाली फीलिंग हो। अब मतलब नहीं कि गाना कोई भी पंक्ति, कविता, चुटकुला, ऐसा कुछ भी हो जिसमें भय वाली फीलिंग आ रही, सीधी बात तो है, डर लग रहा है अपने को, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे एक और अजगर और दूसरी ओर क्या, मगरमच्छ। अब अजगर और मगरमच्छ को देख के ऐसा मजा तो आएगा नहीं, उन्होंने को यार मगरमच्छ आ गया, जाहिर सी बात है डर ही लगेगा ना व्यक्ति को, अभी तुम्हारे पास मगरमच्छ जाए तो बस ये मगरमच्छ और अजगर को देख के समझ में आ गया कि क्या है, भयानक रस है। तो ऐसी कोई सा भी वर्ण या फिर शब्द मिले आपको जहां पे ऐसा लगे कि यहां तो डर लग रहा है भयंकर, तो बस वो सीधी बात क्या हो जाएगी, भयानक रस। आई बात समझ में। इसका एक गाना मेरे को तुम बताओगे, अगर याद आ रहा हो तो, मेरे को याद नहीं आया इसलिए लिख नहीं पाया, पर कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। एक तरफ अजगर एक तरफ मगर, सीधी बात है, हम मर जाएंगे, नहीं होगा तो क्या होगा। चलो भैया नेक्स्ट क्या, वीर रस। वीर रस में क्या हो जाएगा, वीर रस में एकदम क्या होता है, वीर, वीर का मतलब समझते हो ना, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मेरी मंजिल आसान करो। जैसे अब ये चीजें हैं, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस पे डालते हैं ना आजकल के छर्रे लोग डाल देते हैं, बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल चीजें डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, एकदम ऐसा फीलिंग आती है मोटिवेशन वाली, तो वो मोटिवेशन ही एक तरीके का क्या होता है, वीर रस हो जाता है। सीधी बात तो बताओ, आजकल मोटिवेशन और वीर रस दोनों में कोई अंतर बचा नहीं है, बहुत सारे ऐसे गाने भी हैं, ठीक है। जिसके बाद आता है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा, जैसे सुअर नाली में पड़ा हुआ उसको देखे यार, ऐसा दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको इन रस की कोई की भी फीलिंग नहीं आती हो। हर व्यक्ति जिसको गुस्सा आता, हर व्यक्ति जिसको घृणा होती, हर व्यक्ति जिसको प्यार मोहब्बत होता, हर व्यक्ति जिसको दुख होता है, ये जो 11 रस है हर व्यक्ति को फील होते हैं। अगर उसको फील नहीं होता तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जैसे भैया कहीं का ऐसा कि हमको तो घृणा नहीं होती यार, भले कुछ भी हो जाए हमको घृणा होती ही नहीं है, एक काम करो सुअर के साथ नाली में फेंक दो उसको, जैसे नहीं हो रही घृणा, उठ के भगेगा, बुरा लगेगा उन्हें कि कैसी फीलिंग आ रही, तो घृणा ही तो है और क्या है, सबको फील होती, सारे इंसान को फील होती, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर में लाशे, बाहर लाशे, जनपद पर पड़ती है लाशे। अब ये लाशे लाशे आंखें तो क्या हो गया, घृणा हो गई, लेकिन मैंने समझाने के लिए सुअर का बेस्ट एग्जांपल दे दिया है। कई बात समझ में, इसका उद्देश्य मेरे को समझाना है, आपको लोगों को समझाना चाह रहा हूं, बस में समझ गए ना, बस बहुत बढ़िया, शानदार बेटा। इधर आओ, अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होता है, अद्भुत, अद्भुत मतलब एकदम खतरनाक चीजें। स्थायी भाव क्या है, विस्मय। विस्मय का मतलब क्या था, आश्चर्य। अद्भुत मतलब आश्चर्य, एकदम आश्चर्य हो जाता, अच्छा ऐसा कैसे हो गया। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, सारी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे निशाचर तो भाग गए, पर पूंछ में आग लगी नहीं, तो पूंछ में आग लगी नहीं तो निशाचर कैसे भाग गए। तो ये क्या होता है, आश्चर्य होता है कि जब पूंछ में आग लगी ही नहीं हनुमान जी की, तो लंका जल कैसे गए, निशाचर भाग कैसे गए, ये चीज होती है। तो यहाँ आश्चर्य क्रिएट करती है। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई समझ में, ये आश्चर्य वाली। अब इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी अगर कनेक्ट करोगे तुम तो छोड़ो यार, चलो। शांत रस, ठीक है, शांत रस जिसमें श्रोता के मन में निर्वेद के भाव उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य मोह माया को त्याग दे। जैसे निर्वेद का मतलब सीधी सी बात कर दो, शांत रस मतलब साधु संत, सीधी बात। शांत रस की बात आए मतलब साधु संत से कनेक्ट करो, निर्वेद सीधी बात है। निर्वेद का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति ने मोह माया सब कुछ त्याग दी है। जैसे उदासीनता की अवस्था, उदासीन समझते हो ना, उदासीन मतलब अब जैसे साधु को बोलो, साधु कोई साधु है, वास्तविक साधु, आजकल के ऐसे ढोंगी पाखंडी नहीं, वास्तविक साधु, उसको बोलो कि आपको कार गिफ्ट कर दी, तो कर दी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कार गिफ्ट कर दो, कुछ भी गिफ्ट कर दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको मोह माया ही नहीं है संसार से, ठीक है, वो चीजें होती। तो जब वो उस लेवल पे चला जाता है, गौतम बुद्ध के लेवल पे, कोई मोह माया नहीं, उसको किसी चीज से प्यार मोहब्बत ही नहीं, उदासीन बिल्कुल, ना तो दुख हो रहा है, ना खुश हो रहा है, ना कुछ, ना मौत का डर, ना जीने की तमन्ना, ना मरने का कुछ, ऐसा कुछ है ही नहीं, उदासीन व्यक्ति। तो क्या होता है, शांत रस होता, सीधी सी बात है। जैसे ये वाला एक एग्जाम्पल रहता है, अपन बोलते तो हैं भैया क्यों इतने अपने शरीर पे घमंड करना है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, तो इसको जब बोलता आदमी तो सुकून मिलता कि नहीं मिलता है, तो वो शांत होता है, ठीक है। ऐसी बातें करता कौन है कि एक दिन मिट्टी में मिलना है, सब लोगों को 5 तत्वों से बने हो, 5 ही तत्वों मिल जाओगे ना, फलाना ढिमकाना, साधु सुनते ही तो करते ऐसी बात। तो ये क्या होता है, शांत रस होता है, सीधी बात तो ये है। यही बात समझ में, चलो भैया बहुत शानदार। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का मतलब क्या होता है, वात्सल्य रस में मतलब सीधी बात बोलूं तो इसका मतलब भी प्रेम होता है, लेकिन वास्तविकता में 2 प्रेम होते हैं। एक होता है अपनी गर्लफ्रेंड वाला प्रेम,
कि अपने को प्यार हुआ अपनी गर्लफ्रेंड से, एक होता है मम्मी से प्यार होता है, तो वो होता है ना, उसको बोलते हैं ममता। अपनी मम्मी अपने से जो प्यार करती है उसको बोलते हैं ममता। आई बात समझ में? है दोनों एक्चुअल में प्रेम ही, लेकिन एक ममता है एक प्रेम है। और प्रेम कौन सा है? ये गर्लफ्रेंड वाला अलग है, मम्मी वाला अलग है। तो देखो इधर संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह होता है वात्सल्य, अच्छा ये गलत लिखा, वात्सल्य। वात्सल का रस स्थायी भाव, वात्सलता अनुराग होता है, मतलब वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सलता है। वो थोड़ा सा गलत लिखा इसलिए कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर इस लाइन को कनेक्ट करोगे तो समझ में आएगा। मैया कहूँ बढ़ेगी चोटी, कृष्ण जी अपनी मम्मी से कह रहे हैं मम्मी कब चोटी बढ़ेगी मेरी, तुमने ये बोल के कि चोटी बढ़ेगी बेटा दूध पीने से, दूध इतना सारा पिला दिया और चोटी मेरी बढ़ ही नहीं रही है। और आजकल की मम्मी प्यार करती है, नाव बुढ़िया का रोटी खा ले चुपचाप खाए, तो उसमें भी प्यार मोहब्बत होता है। आई बात समझ में? अपनी मम्मी बोलती है नाव बुढ़िया का रोटी खा रहा कि नहीं खा रहा, तो अब वो बोल रहे हैं, पड़ोसी तो बोलने आता नहीं बेटा रोटी खा ले यार, मम्मी बोलती, गाली देखे बोलती, लेकिन वो क्या है? प्यार ही तो, और क्या है भैया। तो वो आजकल की मम्मी, उनका प्यार ऐसे होता है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। भक्ति रस में क्या होता है? भक्ति मतलब भक्ति रस का स्थायी भाव याद रखना, या तो भक्ति भागवत विषयक रति, ये दोनों में से एक कुछ भी, भक्ति भी याद रख लोगे चलेगा, भागवत विषयक रति भी याद रखोगे चलेगा, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम हो। जैसे मैंने मान लो मेरे हाथ पे मैंने लिखवाया कृष्ण सदा सहाय थे, अब ये लिखवाया तो ये क्या है? ये मेरा मतलब थोड़ा सा प्रेम है भगवान से, सीधी बात। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत वो व्यक्ति हूँ। हर व्यक्ति को, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मीराबाई का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ठीक है। मीरा ने कृष्ण जी को अपना पति मान लिया था, ठीक है। ऐसा सिस्टम रहता है, हर व्यक्ति का अपना अपना प्रेम रहता है। किसी का भगवान से दोस्त वाली फीलिंग रहती है, किसी की पति वाली फीलिंग रहती है, किसी की शिष्य वाली फीलिंग रहती है। हर व्यक्ति की भगवान से अलग अलग फीलिंग रहती है। आई बात समझ में? वो फीलिंग रहती है। क्लियर बात है? तो इसमें भक्ति रस में क्या होता है? भगवान से प्यार होता है। वात्सल्य रस में मम्मी से प्यार होता है। श्रृंगार रस में क्या होता है? अपनी गर्लफ्रेंड से, लुगाई से, पत्नी से, इनसे प्यार होता है। आई बात समझ में? ये सारे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आए हो समझ में तो डूब मरना, क्योंकि इससे इजी तो मैं तो नहीं समझा सकता। उसके लिए ब्रह्मा जी को फोन लगाना पड़ेगा कि भैया आ जाओ और इन लोगों को सिखा दो। अब इससे ज्यादा इजी तो मैं क्या सीखूंगा, ठीक है। तो इसमें अपन छंद के जितने भी अंग है, टोटल 7 अंग है, तो 7 ही अंगों को एक बार में एक उदाहरण से, सिर्फ मात्र और मात्र एक उदाहरण से अपन याद कर लेंगे। 8वीं से लेकर IAS तक किसी भी एग्जाम में आएगा तो अपन याद कर लेंगे, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आई मुसीबत देख के गंजे तू क्यों रोई, आई मुसीबत कोई भी तेरा बाल ना वाका होए। अब इस उदाहरण से अपन पूरे जितने भी अंग टोटल 7 के साथ वो पूरे याद करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए अपना ध्यान यहां पे केंद्रित करें, मुंह ना फाड़ते हुए। और छंद शब्द का अर्थ क्या होता है एग्जाम में आता है, और वहां पे फिर ओंधा मुंडे धराते और फिर कहते भैया, तो भैया कुछ नहीं कर पाते वहां पे। तो छंद शब्द का अर्थ क्या है? आह्लादित या खुश करना, आह्लादित करना या खुश करना छंद का, और चंद धातु से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या याद रखनी है? छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा में ये बोला गया है भैया कि जहां किसी पंक्ति रचना काव्य में यति गति तुक का विधान हो, विधान मतलब आते हो, विधान हो, उसे छंद कहते हैं। बस ये एक परिभाषा, इतना सा अर्थ, और कुछ भी याद नहीं रखना। अब अंग की बात करते हैं। अंग से क्वेश्चन आते हैं। अंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे कि जो छंद है, छंद में 4 ऑप्शन देंगे, कौन सा अंग नहीं है, तो आपको दे देंगे ऑप्शन गण, यति, गति और रति। तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा, अच्छा रति उसका अंग नहीं, तो वो रति अपना सही आंसर हो जाएगा ऐसा। लेकिन एक उदाहरण मान लो कि अपना ये एक उदाहरण है, एक उदाहरण से अपन पूरी चीजें कैसे याद करेंगे, तो वो यहाँ पे आओ फटाफट फुर्ती से, ठीक है। अब इधर देखने की कोशिश करना। और क्या, अरे रुक जा, हाँ देखो कितने अंग है टोटल भैया? तो टोटल जो अंग है वो कितने हैं? वो है 7, ठीक है। तो 7 में आते हैं चरण, पद, जिसके बाद में वर्ण और मात्रा, संख्या और क्रम, गण, यति, गति, विराम और तुक, ये 7 हैं, ठीक है। अब ये 2 एग्जाम्पल दिखे हैं यहाँ पे। एक रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून, ठीक है। दूसरा है आई मुसीबत देख कर गंजे तू क्यों रोई, आए मुसीबत कोई भी बाल न बाका होए, तेरा बाल ना बाका होए। अब देखो यहाँ पे लिखा है रहीमन पानी राखिए, ये एक लाइन यहाँ तक, ठीक है। फिर दूसरी लाइन ये यहाँ तक, फिर तीसरी लाइन यहाँ तक, और चौथी लाइन यहाँ तक, ठीक है। आई रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। तो देखो इसमें क्या भैया, 1 2 3 4 लाइन हो गई टोटल। तो यहाँ पे जो है ये क्या है? चरण। तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। चरण का मतलब सीधा सा लाइन। तो ये इस दोहे में कितनी लाइन है? 4 लाइन है। आप इस दोहे को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कोमा के बाद नीचे एक लाइन लिख दो, फिर कोमा के बाद नीचे लिख दो, या फिर ये कोमा के बाद ये वाली लाइन यहीं पे लिख सकते हो, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक। तो इसमें कितनी लाइन है? इसमें भी 4 लाइन है, इसमें भी 4 लाइन है। क्लियर? तो इसको क्या बोला जाता है? प्रत्येक लाइन को चरण बोलते हैं। और पद किसको बोलते हैं? मान लो कि ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन को मैं मिला के क्या बोल दूंगा? या तो दल बोल दूंगा, या फिर क्या बोल दूंगा? पद बोल दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये आई मुसीबत देख के गंजे तू क्यों रोई में कितने पद हैं? तो 2 पद हैं। कैसे? एक तो ये और एक ये, 2 पद हो गए। चरण कितने हैं? तो 4 है।
पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, इसमें पूरे कितने पद हैं? तो इसमें 2 पद हैं, एक तो ये पद है और दूसरा ये है। चरण कितने हैं? 4 चरण हैं। तो ये वाला मीटर क्लियर अपना। वर्ण और मात्रा, तो वर्ण मतलब वही आज से लेके अपने ज्ञात तक के जो होते हैं व्यंजन स्वर सारे वर्ण होते हैं, तो वर्ण बताने की आवश्यकता नहीं। मात्रा में ये छोटी की बड़ी की सारी मात्रा आती है, वही बताने की आवश्यकता नहीं। संख्या और क्रम भी कोई जरूरत नहीं है। मेन जो मुद्दा होता है वो यहाँ का होता है, इसको समझो, ठीक है। इसमें क्या समझने लायक चीज़ है? गण। गण का मतलब क्या होता है भैया? कोई सा भी शब्द जिसमें 3 वर्ण आते हैं। गण का मतलब क्या होता है? गण बनता है 3 वर्णों से। किससे? 3 वर्णों से गण बनता है। तो इसमें जितने भी आते हैं उसमें से 3 को देखना है। जो 3 का होता है, जैसे मानुष, मानुष में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण। तो ये एक गण होता है। अब ये गण कैसे निकालते हो, उसकी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है। बस इतना याद रख लो कि जैसे 3 गण में आपसे सीधा पूछते हैं कि गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, बात खत्म हो गई। किसी भी दोहे में आए, कहीं पे भी आए, 3 वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। बस इतना खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मेन मुद्दा बचता है किसका? यति, गति और तुक का। अब इधर देखना फटाफट फुर्ती से 2 मिनट के लिए, ये सारी चीज़ आपको एक बार में याद हो जाएगी। कैसे? इधर आ, मैं बताऊंगा कैसे। ऐसे होगी याद तुक। पहले समझते तुक को। तुक कैसे, किसको बोलते हैं? जैसे आओ इधर, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। ठीक है, तो यहाँ पे चून में क्या है? चून में ना है, और यहाँ पे लिखा है सून, सून में भी नीचे ना है। ठीक है, दोनों में ना है, मतलब ये क्या है? एक ही वर्ण पे खत्म हुए हैं। ये होती है तुक। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो रानी है, देखो रानी है और यहाँ पे लिखा है पानी है, तो नी और नी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, तो यहाँ पे सून और चून दोनों आते हैं। आई बात समझ में? एक ही वर्ण पे खत्म हो उसको बोलते हैं तुक। तो जब भी कोई कवि ऐसी कविता गाता है ना, तो वो एक ही उस पे जाके खत्म होते वर्ण पे, तो उसे बोलते हैं तुकबंदी। ठीक है, तुक, जैसे दारू पीने की तुक लग जाती है व्यक्ति की, वैसे तुक। ठीक है, तुक मतलब जुगाड़, सीधी सी बात है, और एक ही शब्द की जुगाड़ लग गई, कुल मिलाकर बात ये है। अब आती है यति और गति। क्या होती है यति और गति में? यति का सीधा सा अर्थ है विराम, और विराम में हिंदी में कितने विराम चिन्ह? बहुत सारे। अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ये विराम, वो विराम, फलाना ढिमकाना, लेकिन यहाँ पे अधिकतर 2 है। इनमें क्या यूज होते हैं? 2 ही। एक तो ये आता है अल्प विराम, एक आता है पूर्ण विराम। ठीक है, तो यति, अगर मैं इसमें बोलूँ कि इस पूरे इसमें यति कहाँ पे है, तो सीधी बात है ये अल्प विराम एक यति है, पूर्ण विराम भी एक यति है। क्लियर? तो यति का मतलब क्या होता है? विराम। अब बात आती है गति। तो गति में देखिए, रहीमन पानी राखिए, तो राखिए, जो राखिए ना, इसको आप खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। मतलब रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून को आप गा सकते हो। तो गाना, उसको खींचना, वही क्या कहलाती? गति। गति मतलब गाने वाला गुण, सीधी बात तो ये है। ठीक है, तो ये पूरे इस तरीके से इसमें काम आते हैं, जो कितने हैं? 7 अंग है। अगर आपसे पूछे गण, तो 3 वर्णों का समूह है। बस इतना याद रखना, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे कि वर्ण, यहाँ पे वर्ण पता है, अधूरे वर्ण को गिना नहीं जाता है, पूरा वर्ण ही गिना जाता है। ये बात अच्छे से याद रख लेना आप। क्लियर? और हाँ, जितनी भी छोटी मात्रा है, मात्रा में आती बात यहाँ पे मात्रा में, तो देखो जैसे आ, ई, उ और ऋषि, जब इन मात्राओं की गणना मात्रिक छंद में की जाती है, तो इनके लिए क्या किया जाता है? 1 मात्रा की गणना की जाती है। लेकिन इनके अलावा जो भी कोई सा स्वर आता है, उसके लिए 2 मात्रा की गणना की जाती है। आई बात समझ में? ये सब चीजें मैंने डिटेल में बता रखी है, सब कोर्स में बता रखी है। अभी तो शॉर्ट में तो अब इतना ही कर सकता आदमी। अलंकार से कभी जीवन में डर नहीं लगेगा, और सारे अलंकार गाने के फॉर्म में मैं याद करूंगा इस वीडियो के अंदर। बस आंख खोल के वीडियो देखना पड़ेगा, मुंह फाड़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अलंकार, अलंकार का मतलब कोई भी पूछ ले, नींद में, दिन में, चाहे दोस्त यार मित्र कैसे भी कोई भी पूछ ले, तो आभूषण, उसका अर्थ क्या है? आभूषण, सीधी बात है। अलंकार की एक परिभाषा जो 8वीं से लेकर IAS तक किसी भी एग्जाम में लिखोगे, कोई गलत नहीं कर सकता। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण, आभूषण मतलब गहने, सोने चांदी के जो होते हैं, ठीक है, से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। क्लियर? बस ये एक परिभाषा रटो, उसके अलावा फालतू दिमाग नहीं लगाना। अलंकार के मैं भेद बता देता हूं आपको। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए सुन लो। शब्द अलंकार, कौन से? शब्दालंकार, ठीक है। दूसरा अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फटाफट आओ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती हैं, उनकी ट्रिक समझ लो। बाकी पढ़ने से क्या मतलब? यूं भी एग्जाम के एक दिन पहले देखोगे, मुंह फाड़ोगे, उससे कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो इधर आओ, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब भैया क्या होता है? तो उसका मतलब होता है जब किसी भी वर्ण, शब्द, वाक्य की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अब सुनना, वर्ण, शब्द और वाक्य, तो तीनों के एग्जाम्पल लिखे। ये वर्ण का, ये शब्द का, ये वाक्य का, और तीनों के गाने के फॉर्म में लिखे, 2-2 एग्जाम्पल लिखे। बाकायदा शांति से इत्मीनान से पढ़ो तो सूझ पड़ेगी। देखो वर्ण का एग्जाम्पल देखो, जब किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखो, लेला तुझे लूट लेगी, लिख कर ले ले,
वो एक अलग बात है कि ये वास्तविकता है, ठीक है। तो लेला तुझे लूट लेगी, लिख कर ले ले। इसमें देखो वर्ण, वर्ण का मतलब तो समझते हो ना। यहाँ पे देखो ला, एक बार लिखा ला, दूसरी बार ला, तीसरी बार, चौथी बार, ये पांचवी बार। तो ला देखो कितनी बार आया, वर्ण 1 2 3 4 5, 5 बार ला आया है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लो, चंदू के चाचा ने चांदनी रात में चंदू की चाची को चम्मच से कहना क्या चटा दिया, ये वाला सिस्टम, ये वो है, ठीक है। तो 1 2 3 और ऐसे ही 2-3 बार और बोल रहा है तो उसमें आएगा। तो 1 2 3 3 बार तो यही आ गया है। ये पूरा एग्जाम्पल नहीं लिखा, आधा लिखा, क्योंकि इतने समझदार तुम हो, ठीक है। तो ऐसे देखो कितनी बार चा वर्ण आया है, ये 2 एग्जाम्पल है, एक इधर एक उधर, ठीक है। तो वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है किसमें, अनुप्रास अलंकार में। दूसरा क्या, शब्द। तो शब्द की आवृत्ति कैसे होगी, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये गाना है, ठीक है। तो परदेसी परदेसी 2 बार आया कि नहीं आया, तो शब्द की आवृत्ति बार बार हुई कि नहीं हुई, 2 बार हो गई। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे लिखा साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे आजा, ठीक है। ये जो गाना है इसमें साजन एक बार, दूसरी बार साजन, ठीक है। साजन मतलब प्रेमी, सीधी बात है ना, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यू नो बॉयफ्रेंड। और तीसरा वाक्य की पुनरावृत्ति, ठीक है, बार बार आवृत्ति। देखो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, दोनों सेम टू सेम, कुछ अंतर है थोड़ा सा, लेकिन मतलब एक ही है। देखो अगर इसका कहने का मतलब यह है कि पूत, पूत मतलब पुत्र अच्छा है तो क्यों धन इकट्ठा करना है, कमा लेगा खुद, इतना क्षमता है उसके अंदर तो। और पुत्र एकदम सुअर हिटा, जानवर हिटा, तो तुम कितने धन कमा लो वो सब कीचड़ में ले जाकर डुबा देगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, दारू पिएगा, मुंह फाड़ेगा और सब डुबा देगा पैसा। तो ये इसका सेंस है जो मैंने बहुत नॉर्मल भाषा में बताया है, ठीक। तो ये तीनों एग्जांपल है, ये किसके भैया, अनुप्रास अलंकार के। अनुप्रास अलंकार की एक परिभाषा याद रखना, शब्द वर्ण वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। बोलो ओम भट्ट स्वाहा। नेक्स्ट क्या भैया, नेक्स्ट ये है कि यमक अलंकार। इंपोर्टेंट अलंकार बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है एग्जाम के एक दिन पहले मुंह फाड़ोगे तो इंपोर्टेंट ही पढ़ना पड़ेगा, सारे तो पढ़ने से रही अब। तो यमक अलंकार, शब्द का बार बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो। क्या, बार बार प्रयोग शब्द का और अर्थ हर बार अलग हो। कैसे भैया, 2 एग्जांपल लिखे, तेनू सूट सूट कर दा। अब ये किसका गाना है, किस हीरोनी, किस सिंगर का गाना है, वो कमेंट में बताना, मेरे को नहीं पता। तो सूट, एक बार लिखा सूट, दूसरी बार लिखा सूट, ठीक है। तो एक बार सूट का मतलब क्या है, जो लड़कियां पहनती है सूट, वो सूट होता है। दूसरी बार सूट मतलब 1 नंबर लग रहा, वो सूट होता है। मतलब दूसरी बार जो बात चल रही है वो उसके ऊपर जमने की बात चल रही है, और पहली बार जो बात चल रही थी वो कपड़े की बात चल रही थी, ठीक है। आई बात समझ में। तो तेनू सूट सूट करता, तो एक बार तो कपड़े की बात, दूसरी बार उसकी ऊपर जम रहे कि नहीं जम रहे उसकी बात कर रही, तो सूट कर रहा है, उसके ऊपर जम रहा है, अच्छा बढ़िया 1 नंबर। और एक सूट का मतलब वो भी होता है पबजी वाला सूट, ओ मेरे दिल के चेन, चेन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, इसका मतलब समझो। यहाँ पे चेन एक बार, दूसरी बार चेन। अब ये चेन पेंट की चेन की बात नहीं चल रही, पहली बात तो ये, ठीक है। ओ मेरे दिल के चेन, अब ओ मेरे दिल के चेन मतलब, ओ मेरे दिल के चेन अगर कोई लड़की बोल रही तो मतलब उसका दिल का चेन कौन है, उसका प्रेमी। वो एक अलग बात है कि आपका प्रेमी नहीं है, लेकिन किसी का तो होगा। तो बस अगर वो मान लो गायिका बोल रही है ओ मेरे दिल के चेन, तो उसका प्रेमी से बोल रही है कि ओ मेरे दिल के चेन, चेन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, मतलब मेरे दिल को चैन आए, सुकून आए, मतलब कुल मिलाकर प्यार मोहब्बत की मांग कर रही हो, सीधी बात तो ये है, ठीक है। तो एक बार चैन का मतलब प्रेमी, दूसरी बार चैन का मतलब चैन, सुकून, शांति, प्यार मोहब्बत, कुछ भी समझ लो जो तुमको समझ जाए। क्लियर, सांस लो, पानी पियो, आगे बढ़ो, जो बोलो ओम भट्ट स्वाहा। नेक्स्ट पुनरुक्ति अलंकार। इसमें क्या कहना चाह रहा भैया, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है अर्थ एक ही हो। अब कई का दिमाग घुमा हुआ एकदम से, उन्होंने भैया यार ये कहिए 2 बार शब्द, यहाँ पे भी शब्द 2 बार दोहराया गया, यहाँ पे भी 2 बार दोहराया गया, इसके पहले भी 2 बार दोहराया गया। सुनो बेटा बालक इधर आओ, शब्द बार बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पे अर्थ अलग अलग है और यहाँ पे शब्द 2 बार दोहराया गया है पर अर्थ एक ही है। यहाँ पे अर्थ एक ही है, यहाँ पे अर्थ अलग अलग है। आई बात समझ में, क्लियर। यहाँ पे शब्द 2 बार आया, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, यहाँ पे 2 बार आया, दोनों बार अर्थ अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे अर्थ एक ही रहेगा, 2 बार आएगा तो भी क्या रहेगा। देखो झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा, ये जो गाना है, अब मेरे को गाना इतना अच्छा गाते नहीं आता ना यार, इसलिए मैं टोन में नहीं गा सकता। तो झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। अब एक बार झलक दिखला जा, दूसरी बार झलक दिखला जा, दोनों का मतलब एक ही है। अलग हो तो बता दो मेरे को क्या अलग हो गया है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा गाना लिखा, दिलबर दिलबर चढ़ा जो मुझ पे सुरूर है, असर तेरा जरूर है, तेरी नजर का कना क्या कसूर है ना, दिलबर दिलबर, ठीक है। तो दिलबर दिलबर का मतलब दोनों बार एक ही है। आई बात समझ, दिलबर दिलबर मतलब प्रेमी प्रेमी, सीधी बात, ठीक है। तो ये है पुनरुक्ति अलंकार, इसमें अर्थ एक ही है, इसमें अर्थ अलग अलग है, इसमें भी 2 बार आया, इसमें भी 2 बार आया। पढ़ी पल्ले। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये है विस्पा अलंकार। विस्पा अलंकार में क्या कहना चाह रहा है भैया, भाव व्यक्त होते हैं। भाव व्यक्त मतलब, आओ इधर, जैसे भाव व्यक्त कैसे होते हैं, भाव व्यक्त करने के लिए आपने देखा होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। उल्टी आई समझते हैं अपन, सीधी बात तो बोलूं तो, ठीक है। तो वाह वाह
वाह वाह बोलते हैं। जैसे अपन मान लो किसी ने बहुत ही सुअर जैसी हरकत कर दी, बहुत ही गंदी हरकत कर दी, ठीक है, कीचड़ में गिर गया था, बोल छी छी छी, तो छी जब बोलते हैं ना अपन, ये क्या बोलते हैं, छी, ठीक है, 2 बार बोला तो उल्टी आए लगता है उसके आगे, तो ये क्या हो, भाव व्यक्त हो, एकदम घृणा वाला भाव व्यक्त होगा ना, छी कैसा सुअर आदमी, ऐसा। तो वो जो छी होता है ना, वो किसके अंदर आता है, विस्फालंकार के अंतर्गत। तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें घृणा ही आए, इसमें प्यार, मोहब्बत, घृणा सारी चीजें आ जाती, जितने भी भाव होते सब। राम 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 राम, कोई गलती कर देता है, कोई पाप कर देता है, राम 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 राम, ऐसा बोलते ना, जब भी वहां पे वो क्या होता, भाव व्यक्त होते हैं। क्लियर, बस ये है सीधी बात। तो इसमें भाव व्यक्त होते हैं, किसमें, विस्फालंकार में। नेक्स्ट क्या होगा भैया, श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, ठीक है, जोड़ा। श्लेष अलंकार, शब्द एक बार आता है, शब्द एक बार आता है, लेकिन कई अर्थ निकलते हैं, एक शब्द के कई अर्थ निकलेंगे, शब्द एक बार ही आएगा। कैसे, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, किस मूवी का गाना है, जो बताएगा उसको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, पर वो देगा कौन, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। अब सावन के यहाँ पे 2 मतलब है। एक मतलब तो क्या है, नॉर्मल व्यक्ति जब बोलेगा मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तो उसके मतलब सावन मतलब शंकर जी का त्योहार, सीधी बात है। अब उसको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, तो उसका मतलब भैया वही शंकर जी वाला त्योहार, सावन का महीना। लेकिन जब कोई की एकदम प्यार मोहब्बत में फूकी हुई आशिक बोलेगा, तो क्या होगा, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। सावन आया मतलब, सावन मतलब कौन आया, सावन प्रेमी, प्रेमी से भी लगाया जाता है। तो सावन का मतलब 2 निकल रहे, एक तो प्रेमी, बॉयफ्रेंड, यू नो बॉयफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड, दूसरा सावन का महीना, ये है, ठीक, क्लियर। तो सावन के 2 मतलब निकल गए यहाँ पे। ओम भट्ट स्वाहा, ये है अपना एप्लीकेशन सीनू सिंह के नाम से। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डाउनलोड करके उस पर सारी चीजें मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगी, जिसके बाद में कोर्स मिलेंगे, फ्री पेड सारी चीज मिलेगी, वो देखने का कष्ट करें, ठीक है। पढ़ना हो तो, और नहीं हम तो डायजी प्रोजेक्ट से पैसे डुबाएंगे, कोई मतलब नहीं, तो चल रहा काम। तो यहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार, इसमें क्या भी है, टेढ़ा कथन। टेढ़ा कथन मतलब एक होता है ना, बात घुमा फिरा के बोलते हैं, जैसे लड़के बोलते डायरेक्ट सॉरी, लड़कियां बोलती हाँ पर क्यों ऐसे वैसे ने सॉरी लास्ट में, तो वैसा टेढ़ा कथन घुमा फिरा के बोलते हैं। कैसे, मोदी तो शेर है, ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने, खुद ने बनाया इसलिए। तो मोदी तो शेर है, अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मोदी तो शेर है, तो शेर है का मतलब क्या है यहाँ पे भैया, मोदी शक्तिशाली व्यक्ति है, शेर शक्तिशाली रहता है, मोदी शक्तिशाली व्यक्ति है, मोदी ताकतवर व्यक्ति है, ठीक है, मोदी निर्भय व्यक्ति है, मतलब डर नहीं लगता उनको, ठीक है, क्षमता शक्तिशाली। तो यहाँ पे बहुत सारे वो निकल जाते हैं, शेर में जितनी क्वालिटी होती है वो सारी क्वालिटी अपन यहाँ मोदी जी के अंदर बताना चाह रहे हैं। तो बात घुमा फिरा के बोली, यूं भी बोल सकते थे मोदी जी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, डरते नहीं किसी से, किसी भी देश से नहीं डरते, यूं भी बोल सकते थे। लेकिन अपन ने क्या बोला, मोदी तो शेर है, बात खत्म। यही बात समझ में, सारी शक्तियां उसमें आ गई। तो कथन को घुमा फिरा के बोला कि नहीं बोला, यही होता है टेढ़ा कथन। यही बात समझ में। ज्यादा लोड मत लो, ज्यादा राजनीति मत घुसो। अगले क्वेश्चन देखो, अपने को 12वीं 13वीं पास करना कि नहीं करना, आईएएस बनना कि नहीं बनना, नेतागिरी में जाना है। इधर आओ, अत्यानुप्रास अलंकार, इसमें क्या होगा भैया, इसमें मिलेगी तुक। तुक का मतलब होता है जुगाड़, सीधी बात बोलो, बहुत रद्दी भाषा में तो जुगाड़ लग जाती ना, वैसे तुक मिल जाती है कि तुक लग गया आज तो किसकी, दारू पीने की। ऐसे दारूड़े लोग के साथ ऐसा होता है, आज तो तुक लग गई दारू पीने की, तो तुक मिलती हो। कैसे, जैसे यहाँ मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, अपन मानते हैं, ठीक है। तो रानी है, पानी है, तो यहाँ पे देखो लास्ट वाले वर्ण ना और हा, यहाँ पे ना और हा दोनों मिले कि नहीं, सेम। अब मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब यहाँ पे पानी है की जगह अपन ने दारू है जोड़ दे, तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। तो जीवन उसका पानी है की जगह अपन दारू जोड़ दे तो वो तुक नहीं बैठती है। मतलब यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम वर्ड पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे भी सेम टू सेम वर्ण पे खत्म हो रहा है, इसलिए तुक बैठती है। और जब सेम टू सेम वर्ण सेम टू सेम मात्रा पे खत्म हो, उसे ही तुकबंदी बोला जाता है। ऐसे ही ऊपर वाला देखो, लगा दी किसने, आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आग, यहाँ पे देखो नाग, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस में तुक बैठती है, इसको बोलते हैं तुकबंदी। तो ये तुकबंदी किसमें आता है, अत्यानुप्रास अलंकार में आता है, ठीक है। अच्छे से याद रखना बेटा। चलो नेक्स्ट क्या है, सत्यानुप्रास। सत्यानुप्रास मतलब सुनने वाला, सीधी बात। तो कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब बार बार आना, ठीक है। तो कानों को मधुर लगे, कानों को मधुर क्या लगेगा, तो देखो जैसे एक बहुत फेमस है, ये तुमने सुने होगा, रघुपति राघव राजा राम। अब इसमें बोला वर्ण, तो वर्ण का मतलब क्या होता है, रा 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 रा। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। क्या आ गया, रा आ गया। तो कानों को प्रिय लग रहा है कि नहीं, रघुपति राघव राजा राम, ये भजन सुनना ऐसा लगता आह क्या मजा आ गया है। पर मजा मतलब पास हो जाओ, फेल हो जाओगे, औंधा मुंडे गिरो, फिर भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, 10 मिनट के अंदर आपको उपसर्ग पढ़ा दूंगा, तो 8वीं से लेकर आईएएस तक किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस कंडीशन ये है कि आंख खोल के और बाकायदा शांति तरीके से ये देखना अपने को, ठीक है। तो उपसर्ग, तो पहले उपसर्ग की एक परिभाषा, फिर ट्रिक पे आएंगे, ठीक है। खामरू डुबमरू वाला काम मत करो, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात, शादी ब्याह भी नहीं होंगे। तो उपसर्ग की एक बहुत ही शानदार परिभाषा, जो 8वीं से लेकर आईएएस तक कोई भी माइकल लाल गलत बता दे तो वहीं जान से मार देना,
बस जेल तुम ही जाना, मेरे को मत भेजना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर अपने अर्थ में कुछ विशेषता लाता है। कैसे भैया? अब यहां लिखा आदि, कोई सा भी शब्दांश शब्द के, ये शब्दांश है, ये शब्द के आगे जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो वो क्या हो जाता है? वो कहलाता है उपसर्ग। ठीक है, देखा जाए तो अब ये है, ठीक है, यहां पे आओ अति और यहां पे लिखा रिक्त। ठीक है, अब इधर देखना, समझना, रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली। ठीक है, अब ये लिखा अति, अति का मतलब अधिक। ठीक है, अब ये जो है ये उपसर्ग है और ये शब्द है। अब इन शब्दों के आगे क्या जुड़ा है? उपसर्ग जुड़ा है, तो रिक्त के आगे क्या जुड़ गया? अति, तो ये क्या होगा? अतिरिक्त हो गया। अब तुम एक चीज समझना कि जब भी कोई उपसर्ग जुड़ के नया शब्द बनता है तो वो अपना अर्थ ही अलग कर लेता है। जैसे रिक्त का मतलब क्या होता है? रिक्त का मतलब होता है खाली, एकदम खाली, खाली, जैसे तुम्हारा जीवन पड़ा खाली, रिक्त मतलब खाली। लेकिन अति उसमें जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है? अतिरिक्त। ठीक है, तो अतिरिक्त, उनके जीवन में कोई और है लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त, तुम्हारे होते हुए भी तुम्हारे अतिरिक्त, है ना? तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है इस मामले में, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया मैंने। जिसके बाद में आता भैया ये क्या आता है? ये आते हैं एक तरीके से भेद कह लो, प्रकार कह लो, या बांटा गया कह लो। कोई ऑथेंटिक नहीं है, कोई नहीं पूछेगा कि प्रत्येक उपसर्ग को कितने भागों में बांटा है, ना बताना अपने को। कोई पूछे कनपट्टे मार देना, भले, कोई जरूरत नहीं बताने की। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अध्ययन के लिए बांटा गया है। ठीक है, और कहने को ये रहता भैया कि संस्कृत के उपसर्ग 23 हैं, हिंदी के उपसर्ग 13 हैं और उर्दू के उपसर्ग 19 हैं। ये कहने की बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, उनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं अभी खड़े खड़े निकाल सकता हूं ये संस्कृत के उपसर्ग 13 से ज्यादा। ठीक है, लेकिन कई मतलब किसी की बेइज्जती करने से अपने को क्या करना? अपने पास होना। एग्जाम के एक दिन पहले वीडियो देख रहे, दाई जी बड़ा एहसान कर रहे, तो ट्रिक देख लो। ठीक है, तो ये संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और अंग्रेजी के उपसर्ग अपन सारे पढ़ेंगे। तो इनके मैं 10-10, 12-12 शब्द बताऊंगा, बस वो याद कर लो। आगे आगे के कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी एक शब्द अलग से याद नहीं करना पड़े कर लेना। मेरे बाप को क्या जा रही है भैया, जो तुमको चाहिए। ऐसे दिल पे मत लिया करो रे, मेरी बात है, नहीं तो कहीं का हटे को मर जाएगा उन भैया, हमको तो ऐसी कह दी। इधर आओ, सुनो, तुमको 4-5 पेज जैसी स्लाइड मिलेगी, उसमें कुछ भी ध्यान नहीं करना है। तुमको सिर्फ मछली की आंख देखना है, बिल्कुल। कहाँ देखना? यहाँ, ये आगे का जो डब्बा बताऊँ ना, बस ये डब्बा देखना है तुमको, और कुछ भी नहीं देखना है। बाकी चीज मैं समझाने के लिए बताऊंगा। देखो, कोई सा भी शब्द जिसमें शुरू में आगे तुमको अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, अत, अप, अत, दूर और दुस, इनमें से कोई भी देखने को मिले तो वो क्या है? वो उपसर्ग है। बस इतना याद रख लेना। ठीक है, अब जैसे यहां लिखा अभिमुख। ठीक है, मुख, मुख के आगे क्या जुड़ा? अभी जुड़ा। तो अब मैं पूछूं आपसे कि अभिमुख में कौन सा उपसर्ग है, तो आप फट से पहली पुरुष में बता दो। अरे यार भैया तुमको ये नहीं मालूम। अभी, अभी क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे बोल दूं कि अपयश, अपयश में कौन सा उपसर्ग है, तुम फट से बता दोगे। अपयश में अप क्या है? आप एक उपसर्ग है, ये लिखा आप, और आपका मतलब पूछे तो बुरा या हीन। ठीक है, तो कुल मिला के याद करना अपने को, ये आगे का डब्बा है। और करना चाहो नहीं भैया, थोड़ा और कर लेंगे। इन डब्बे का मतलब याद कर लेना, हर का मतलब लिखा। औ का मतलब होता है हीन या नीचा, जैसे आ का मतलब तक या समेत होता है, अधि का मतलब ऊपर या श्रेष्ठ होता है। लेकिन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी बात बोलो। बहुत एडवांस क्वेश्चन आएगा तो तुमसे पूछेंगे कि अव का मतलब बताओ, नीचा होता है, हीन होता है, क्या होता है, तो पूछेंगे। पास ही होना है, एग्जाम के एक दिन पहले ही मुंह फाड़ रहे अपन वीडियो के अंदर, तो फिर तो कुछ नहीं है। अवगुण में कौन भैया, क्या कौन सा उपसर्ग है, तो आप फट से बता दोगे अव क्या है? उपसर्ग है। बस इतना। तो ये डब्बा याद करो, आगे का टेंशन खत्म करो। ऐसे दूसरे पेज पे आओ। दुस, निर, निस, नी, परा, परी, प्र, परा, परी, पापा की परी और परा मम्मी का परा। ठीक है, प्रा, प्रति, वी, सम और सु, ऐसा। अब एक एग्जांपल दे दूं नहीं तो कहोगे भैया तुम तो ऐसे भाग रहे, सूझी नहीं पड़ रहे हमको। तो जैसे इधर आओ, शांति से सांस लो। अब सुनो, सु का मतलब क्या होता है? अच्छा और अधिक। अब मैं तुमसे बोल दूं शिक्षित, शिक्षित मतलब क्या होता है? शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा। अच्छी शिक्षा है उसके पास की बुरी शिक्षा, ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ शिक्षित वर्ड से पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं बोल दूं सुशिक्षित, अब तुमको पता चल गया सुशिक्षित मतलब अच्छा पढ़ा लिखा है यार। अब एक व्यक्ति तुम्हारे सामने शिक्षित खड़ा है, एक सुशिक्षित खड़ा है, तो दोनों में पता कर पाओगे सुशिक्षित मतलब अच्छी शिक्षा इसके पास। आई बात समझ में? क्योंकि सु का मतलब ही क्या है? अच्छा। आई बात समझ में? नहीं आई? कोई बात नहीं फिर बेटा, तुम्हारी जॉब लगने से इस बार। ऐसी बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, मेरे गाली मत देना रे मेरे को, मैं फिर। ठीक है, जिसके बाद में भैया कोई सा भी शब्द जिसमें आ, अन, का, कु, दू, नी, ओ, औ, भर, सु, सा, अद, अन, पर, नी, बिन, ये दिखे तो ये हिंदी का उपसर्ग है। ठीक है, अब तुमको ये याद नहीं करना कि हिंदी का है कि संस्कृत का है कि फारसी का है कि उर्दू का है। बस ये याद रखना कि शब्द के आगे इनमें से कुछ भी दिखा, फट से क्या लगाना है? उपसर्ग। तुमसे यही पूछेगा बस कि दुबला, दुबला में कौन सा उपसर्ग है, तुमको बताना दू। दू मतलब क्या होता है? बुरा या
कम, बस ये याद कर पाओ तो अच्छी बात, तो तुम भैया तुम तो साक्षात भगवान के अवतार हो, अगर ये भी याद कर लो तो। नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, तुमको राक्षस नहीं मानेंगे तो फिर इंसान ही मानेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता भैया ये अरबी और फारसी के उपसर्ग, तो अल, कम, खुश, गेर, दर, ना, फिल, बा, बंद, बर, बे। अब ये ऐसे सुनोगे तो ऐसा लगेगा ये क्या रामायण चल रही है, पर इसको एग्जैक्ट लागू करोगे ना तो सब समझ में आएगा। ईमान, ईमान में मैं जोड़ू, मैं तुमसे बोलूं बेईमान, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? अब तुमको ये पता उपसर्ग आगे लगता है, लेकिन जब इसको मैं तोड़ दूंगा तो ईमान भी तो कुछ होता है, ईमान एक शब्द है, उसके आगे बे जुड़ा है, तो बे ही तो क्या है? उपसर्ग है, यही तो पूछ रहा हूं। अब बे का मतलब क्या होता है? बिना, तो बिना, तो बे ईमान, तो ईमान के आगे बे जुड़ा है, तो बे ईमान मतलब जिसके पास कोई ईमान ही नहीं है ना। अब ईमान का मतलब भी अगर मेरे को बताना पड़े तो भगवान कसम 10 रुपए लेके जाओ, जेर खाओ, मर जाओ, कोई मतलब नहीं दाई जी पैसे बर्बाद करने से। सही में मत मर जाना यार भैया यार। बिल, बिला, ला, सर, हम, हेर और बे, ये इत्ते, इनमें से कोई भी दिखे तो फट से क्या लगाना है? इनमें से जो है वो, ये सब उपसर्ग ही है जो बता रहा हूं मैं, बस फर्क इतना है कि हिंदी के हैं। अब जैसे अंग्रेजी के उपसर्ग, तो कोई सा भी अंग्रेजी का शब्द, कोई सा भी अंग्रेजी का शब्द तुमको दिखे, अब मैं बोलूँ कि वायसराय में कौन सा उपसर्ग है ये बताओ तुमको, तो तुमको समझ में आया कि वाइस। अब ये राय, तो वाइस क्या है? इसमें उपसर्ग है। तुमको बस इतना पता होना चाहिए वाइस एक उपसर्ग है, बस तुमको ये पता होना चाहिए जनरल एक उपसर्ग है, बस, ठीक है। अब तुमसे तुम्हारे सामने लिखा रहे जनरल मैनेजर, और तुमको बोले जनरल मैनेजर में कौन सा उपसर्ग है, तुम फट से बता दो कि जनरल एक उपसर्ग है, बस इतनी बात है, और क्या है? तो जनरल क्या है? उपसर्ग है। ऐसे चीफ मिनिस्टर में चीफ एक क्या है? उपसर्ग है। ऐसे हेड मास्टर, तो मास्टर, मास्टर मतलब मैं मतलब मैं तो टीचर, मतलब हाँ यार मास्टर ही तो हूँ, टीचर, तो मैं एक मास्टर हूँ जैसे, ठीक है। अब मेरे नीचे मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं क्या हो गया? हेड मास्टर हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें बोलूँ कि मास्टर को अलग कर दूं तो क्या बच्चा? हेड, तो हेड क्या है? हेड ही तो उपसर्ग है ये, और हेड का मतलब क्या था? मुख्य। अब इसके बाद आते भैया उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव। अवयव, अवयव का मतलब बताऊं क्या है? ऐसा शब्द जिसपे स्त्री का, पुरुष का, भूत का, पिशाच का, संज्ञा का, सर्वनाम का, किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़े। एग्जाम्पल, राम अब जाएगा, जाएगा, रमा अब जाएगी, तो जाएगा से जाएगी क्यों हो गया वो, ठीक है। तो जाएगा जाएगी पे फर्क पड़ा कि जब स्त्रीलिंग यूज हुआ तो जाएगी हो गया, और जब पुल्लिंग था तो जाएगा हो गया। लेकिन मैंने वहां पे बीच में एक चीज और बोली कि राम अब जाएगा, रमा अब जाएगी। अब वो जो अब है उसका तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्थान विशेष किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको डर ही नहीं लग रहा किसी से। अब हमेशा अभी रहेगा, अब हमेशा अभी रहेगा, चाहे स्त्री का नाम बोलो, पुरुष का बोलो, संज्ञा बोलो, सर्वनाम बोलो। तो ऐसे शब्द जो फिक्स हैं, जिसपे किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़े, तुम्हारे जैसा ढीठ उन्नत, हम मोबाइल चलाएंगे भले गला घोड़ दो, ऐसे व्यक्ति, वो सब क्या है? वो अवयव है। तो कुल मिला के अपन सब क्या है? अवयव है, ठीक है। ऐसा दिल पे मत लेना रही, हाँ। तो अवयव क्लियर। अब देखो अवयव ऐसे कौन कौन से शब्द जो अवयव है, तो देखो अध, अत, आ, चिर, पुनर, बहिर, सत, पुर, पूर्णिपुरा, सम और सह, ये सब क्या है? अवयव है। ये स्त्री वाले के आगे जुड़े, पुल्लिंग के आगे जुड़े, किसी स्थान के आगे जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, बस ये थे अवयव। तो ये प्रयोग होते हैं। अब तुमको कुछ नहीं करना है पूरे इसमें से, बस ये आगे के जो एक एक लाइन है ये आगे की, बस ये याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। कोई सी भी एग्जाम में आप अगर बैठो और प्रत्येक अगर क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा, बस कंडीशन एक है कि यहाँ निगाह पड़नी पड़ेगी। तो प्रत्येक की एक परिभाषा, जो किसी भी एग्जाम में कोई भी गलत कर दे अगर, तो गला घोड़ देना। वो क्या है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में, जो शब्दांश शब्दों के अंत में मतलब बाद में, ठीक है, जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो प्रत्यय कहलाते हैं। बस ये एक परिभाषा है, किसी भी एग्जाम में कोई भी पूछे, कभी भी पूछे, लिख के जाना, कोई गलत नहीं कर सकता, कर दे तो गला घोड़ देना, कोई मतलब नहीं फिर उसके जीने से, ठीक है। प्रत्यय का अर्थ क्या है? पीछे चलना। प्रत्यय का अर्थ पीछे चलना, मतलब प्रत्यय जो लगता है हमेशा पीछे लगता है। कैसे बताऊंगा, सुनो इधर मेरी बात। ये उदाहरण है, ठीक है। जैसे लिखा दया, दया मतलब क्या होता है? दया मतलब दया आ जाती है किसी गरीब आदमी पर, वो दया, ठीक है। दया, दया के पीछे क्या है? आलू, आलू, आलू की सब्जी की बात नहीं चल रही, आलू, तो दया प्लस आलू, तो आलू, और एक ये ऊ है, ये प्रत्यय है। जैसे कमा, कमाना, जो अपने जैसे पुरुषों पे एक जिम्मेदारी रहती, कमा जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। तो कमा में ऊ जोड़ दोगे तो कमाऊ हो जाएगा। तो बस ये पीछे जो जुड़ते हैं ना, कोई से भी शब्द जिसमें पीछे कुछ भी जुड़े, वो सब क्या है? प्रत्यय है, कुल मिला के बात है। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता, ऊ का कोई अर्थ नहीं है। आप कहेगा दिमाग में जोड़ना, भैया आलू का तो अर्थ होता है,
सब्जी होता है, सब्जी के अलावा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना, वो सब्जी है इसलिए उसका अर्थ है, नहीं तो आलू का एक्चुअल में कुछ अर्थ है क्या? नहीं है। श्रद्धालु हो सकता, दयालु हो सकता, वो किसी में जुड़ता है तो उसका मीनिंग निकलता है, अन्यथा उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो मीनिंग निकालने की चेष्टा बिल्कुल मत करो बालक। इधर आओ, इनका उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, जैसे ऊ है, आप कहीं मत कहना ऊ का उपयोग तो होता है भाई, हाँ कहीं का यूं मत कहना कि ऊ का उपयोग तो होता है, आज से लेके ज्ञा तक जब अनाराम लिखोगे तो ऊ का उपयोग तो होता है, कनपटे साठ कर दूंगा मैं इसी उल्टी हरकतें करोगे तो। ठीक है, और बाकी ये चीजें हैं तो ये मैंने कोर्स के अंदर पढ़ा रखे। कोई भी व्यक्ति पढ़ना चाहे ये सारी चीजें तो कोर्स खरीद सकता है, एप्लीकेशन सीनू सिंह के नाम से, उस पर डाउनलोड करो, बाकायदा हिंदी का कोर्स खरीदो, खूब शांति से पढ़ो, 8 से लेकर 22 तक कोई सी भी एग्जाम दो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी अगर नहीं तो यहाँ तो पढ़ ही सकते हो, एग्जाम के एक दिन अगर पहले वीडियो देख रहे हो आप तो फिर तो क्या ही कोर्स खरीदोगे, यही देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रत्येक के भेद, कितने भेद होते हैं? सिर्फ 2 भेद। 2 भेद कौन से? कृत और एक तद्रित, बस। अब कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ो, जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं, क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं। अब धातु का मतलब भैया क्या है यहाँ पे? लोहा सुनना कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। धातु का मतलब क्रिया, क्रिया में उठना बैठना जागना भागना दौड़ना आना जाना गाना बजाना नहाना, सारी जितनी भी क्रिया हैं, क्रिया इंग्लिश में नहीं पढ़ी क्या? वर्ब, वही जो मनुष्य द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को ही क्रिया बोलते हैं। तो जितने भी ऐसे शब्द हैं क्रिया जिनके आगे कुछ लगता है, आगे जो लगता है वो प्रत्यय होता है, तो क्रिया के आगे लगने वाला प्रत्यय, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। आई बात समझ में? क्रिया के आगे जो प्रत्यय लगता है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कैसे भैया? जैसे लिखना, राइटिंग, ठीक है, तो लिखना, लिख के आगे अक जुड़ा तो लेखक। ठीक है, वैसे थकना यू नो, मनुष्य थक जाता है। ठीक है, मोबाइल चला के तुम्हारा शरीर, तो थकना प्लस आवट तो थकावट, ये होता है। एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो है, जैसे प्लस के पहले प्लस के बाद में, इन दोनों को जोड़ने के बाद में इससे जो शब्द बनता है उसे कृदंत बोलते हैं, मतलब कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जिस शब्द में लगा है उस शब्द को कृदंत बोलेंगे। ठीक है, प्रत्यय सहित। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, इसके आगे बढ़ जाओ तो कृत प्रत्यय के बहुत सारे एग्जांपल है। अब देखो, सारे वाँच के नहीं बताऊंगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं तुमको। 10 मिनट के अंदर सलमान खान की मूवी बता दो, मुजरा करके बता दो, सब बता दो यहीं की जगह, तो वो चीज नॉट पॉसिबल बालक, समझ लो ना। इसलिए इसमें से एक एग्जाम्पल बताऊंगा, बाकी का स्क्रीनशॉट लेना चुपचाप शांति से। जैसे अक्कड़, अंत, आ, आई, आऊ, आक, आलू, आन, आप, आओ, आवट और आवन। तो जैसे यहां से आ का ले लो। अब कोई सा भी शब्द है जिसके आगे क्या है? आगे मतलब सबसे पीछे, बाद में आ जोड़ दिया जाता है, तो आ एक प्रत्यय है। तो जैसे घेरा, तो घेरा में देखो आ की मात्रा आ गई, छापा, छापे में आ की मात्रा आ गई। वैसे ही तो आपसे पूछा जाएगा भैया कि ये जो लिखा है, जैसे मान लो थोड़ी देर के मिलाप लिखा है, तो मिलाप में कौन सा प्रत्यय है आप बताइए। तो यहाँ पे मिल यू नो, गले मिलना, गर्लफ्रेंड से मिलना, सारे मिलना मिल ही होते हैं, तो मिल। अब मिल में आप जोड़ दोगे, आप प्रत्यय जोड़ दो तो मिलाप हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, आन, तो चढ़ान, चढ़ में आन जोड़ दोगे तो चढ़ान हो जाएगा। चढ़ना मतलब चढ़ना भी तो क्रिया है, उसमें आन जोड़ दोगे तो चढ़ान हो जाएगा। तो ऐसे करके ये सारे दे रखें आपको, कुल मिला के ये लाइन के आगे की चीजें याद करनी है बस। ये किसी भी शब्द में दिखे तो ये प्रत्यय कहलाएगी, बस शब्द के अंत में दिखनी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो बालक, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पे आ गए, आप किसी भी शब्द के अंत में इनमें से कोई दिखे तो भी क्या लगाना है? तो भी प्रत्यय लगाना है कि इसमें ये प्रत्यय है। आप कैसे पहचानोगे? जैसे बोल लिखा है, बोल में ई जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? बोली हो जाएगा। फांस में फांसी हो जाएगा। पारख में पारखी हो जाएगा। हंस में हंसी हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे बिना प्रत्यय के लिखे हुए हैं ये शब्द और यहाँ पे प्रत्यय सहित लिखे हुए हैं, ये क्लियर। तो वैसे ये लाल लाइन के आगे के याद करो, बाकी कोई याद करने उसको मतलब नहीं, क्योंकि शब्द कितने याद कर लोगे तुम? 1 2 3 4 5 10 15 20 शब्द की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, बस इतने याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे टढ़ो। इसके बाद आती भैया ये चीजें, तो इसमें भी कुछ मत करो। ये है किसी भी शब्द के अंत में इनमें से कोई दिखे तो वो प्रत्यय है, आपको वही ढूंढना है। जैसे छटनी में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको फट से याद होना चाहिए कि छटनी में तो नी प्रत्यय है, वो लिखा छटनी में नी प्रत्यय है। बस ऐसे ये स्क्रीनशॉट लो, आगे टढ़ो। उसके बाद ये इतना स्पीड में क्यों भैया? धीरे पढ़ना तो फिर कोर्स में पढ़ा है, फिर यही की जगह सब वही बात, मुजरा भी बता दो तुमको, सब बता दो। तद्रित प्रत्यय कहां से आ गया एकदम से? तो प्रत्यय के 2 भेद थे भैया, 2 भेद में एक था कौन सा? एक था कृत, जो मैं पढ़ा चुका हूं, दूसरा था तद्रित प्रत्यय। ठीक है, तो तद्रित प्रत्यय को पढ़ने का कष्ट करो। तद्रित प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई क्रिया है, चढ़ना उठना बैठना गाना बजाना, ये सारी क्रिया के आगे जो जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं। लेकिन क्रिया के अलावा जो भी शब्द आए,
उसके आगे जो प्रत्यय जोड़ता है उसे तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितार्थ शब्द कहलाते हैं। और उधर क्या कहलाते थे? कृदंत। ठीक है, उधर कृदंत कहलाते थे, इधर तद्धितांत कहलाते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, ओके ओके वाला। अब इधर आओ, तद्धितांत। ठीक है, अब जैसे सेठ के पीछे क्या जुड़ा? आनी। लेकिन आनी का कोई मीनिंग है क्या? आनी का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब सेठ के आगे आनी जुड़ गया तो सेठानी हो गया, जाट के आगे नी जुड़ गया तो जाटनी हो गया, पटलन के पटेल के आगे पटलन। आई बात समझ में? वो चीजें तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं, दोनों प्रकार के। अब एक चीज और, यहाँ पे धातु को छोड़कर, धातु को मतलब क्रिया को छोड़कर जितने भी शब्द आते हैं उनके आगे जो प्रत्यय जुड़ता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। चाहे वो संज्ञा हो, संज्ञा में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण में किसी की विशेषता बताता हो, चाहे वो अवयव में तुम्हारे जैसा व्यक्ति कि जिसका स्त्री पुरुष किसी का फर्क नहीं पड़े। कैसे भैया हमको बता दो। जैसे राम स्कूल जाता है, ठीक है, मैं बोलूँ राम अब स्कूल जाता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ रमा अब स्कूल जाती है, तो यहाँ पे जाता है राम के उसमें था और जाती है रमा के इसमें। लेकिन मैंने बोला राम अब, रमा अब, तो अब जो शब्द है वो तो चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, कुछ भी हो, अब तो अभी रहता है। तो बस वो अपने जैसा ढीठ होता है, वो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, जैसे अपने घर वाले कितनी बार बोलते हैं मोबाइल नहीं चलाना बेटा, भले गला घोड़ दे वो, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, तो वो अपने जैसा है। तो अपन जो भी सब है ना, सब अवयव है, अपन ढीठ जो है वैसा ही रहेंगे, भले कुछ भी हो जाए, चाहे संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो जाए, कि हम तो वैसे ही रहेंगे, हमारे पे कोई का फर्क नहीं पड़ना, बिल्कुल, स्त्री ना पुरुष का। तो जैसे अब, जब, यदि, ये जो शब्द हैं ये सब क्या है? अवयव शब्द हैं। ठीक है, अब आगे में ये है भैया कि अभी जो प्रत्यय पढ़ा गया अपन ने तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय के कौन कौन से उदाहरण है? तो इधर आ जाओ, आ, आई, आई, आऊ, आंख, आका, आटा, आनी, आनी, आयत, आर, आरा, आरी, ये सब क्या है? तद्धित प्रत्यय के हैं। तो ये जो है यहां से लेके इधर के ये पूरे शब्द याद करना, बस किसी भी शब्द के अंत में आपको ये दिखे तो फट से दौड़ के क्या लगाना है? प्रत्यय। और कौन सा? तद्धित प्रत्यय। आई बात समझ में? जैसे एक का एग्जांपल देख लेते हैं, सारे वांच के नहीं बता सकता, स्क्रीनशॉट ले लो, ये खड़ा हूं साइड में बिना हिले डुले। ठीक है, ये लिखा है जैसे थोड़ी देर के लिए आई, तो यहाँ पे लिखा अच्छा, अच्छा, तो अच्छा में आप आई जोड़ दो तो अच्छा ही हो जाएगा। खट्टा में खटाई, मीठा में मिठाई। इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में भैया क्या है? यहाँ पे आ जाओ अपन, यहाँ पे लिखा कि झगड़ालू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आलू, तो झगड़ा में आलू जोड़ सकता है, झगड़ालू, श्रद्धालु, दयालु। ठीक है, ये मैंने बताए थे। जैसे लज्जा तो लज्जालू। ठीक है, ये इधर के पूरे शब्द याद कर लो, आगे वाले, बस ये आगे के शब्द याद करना, कुछ भी नहीं करना, इतने भी नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं जीने का और ना मरने का, मरना मत, कोई मतलब नहीं, मेरे माथे आओगे। इला, औआ, उआ, ऊ, ए, एरा, एरा, एरी। भैया यार ये ऐसे क्यों पढ़ के बता रहा हूँ? बेटा पढ़ के बताऊंगा, 2 घंटे का वीडियो बनेगा बराबर, अगर सारे पढ़ के बताए तो। लेकिन तुमको एक सेंस बता रहा हूँ, देखो आओ इधर, निगाहों को यहाँ पढ़ो। ये लिखा क्या? ये लिखा मछुआ, मछुआ। अब मैं आपसे बोलूं इसमें कौन सा प्रत्यय है तो आप फट से तो बता दोगे, इसमें कौन सा प्रत्यय है? उआ प्रत्यय है। कैसे? छोटा ऊ की मात्रा लगी, आ लगा हुआ है। ऐसे आ जाओ, यहाँ पे आप जाओ, जैसे थोड़ी देर के लिए ये लिखा धीरे, धीरे में कौन सा प्रत्यय है? मैं आपसे बोलूं तो आप धीरे को कितना तोड़ सकते हो? तो धीर, धीर, ए प्रत्यय है ये। तो बस ये आपको याद करना और कुछ नहीं, आगे वाली लाइन, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। और ये भी नहीं कर पाओ तो मैं क्या, कोई मास्टर कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या भगवान कुछ नहीं कर सकता? फिर तो ये तो रटना पड़ेगा ना। एला, एलू, एत, एला, एल, ओट, ओला, ओटा, ओटी, ओड़ा, ओता, का, काकी है तुम्हारी। ये चीजें भैया, तो कुल मिला के इतना टेंशन मतलब, ये जो आगे की लाइन बता रहा हूँ ना, हर पेज पे मैं 4-5 पेज बताया मुश्किल से, ये सबके आगे की लाइन याद करनी बस तुमको, और कुछ भी नहीं करना है। कोई सा भी शब्द दिखे जिसमें ये आगे वाले शब्द अंत में दिखे, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो ये लिखा मुखोटा। ठीक है, मुखोटा, तो ओटा, तो मुख, मुख, मुख को अलग करके जो बच रहा है वो सब क्या है? मुखोटा का संधि विच्छेद कर दो ना, मुख, ओटा, तो मुख के बाद ओटे तो बच रहा है, तो ये ओटा। अब संधि करते नहीं याद होगा तो बाकायदा लिखो कहीं पे, यूट्यूब पे हिंदी संधि ट्रिक बाय सीनू सिंह, और प्लेलिस्ट में पूरी हिंदी की ट्रिक आ जाएगी। ठीक है, और नहीं तो इसको कोर्स में डिटेल से पढ़ लेना, 2 ऑप्शन दे दी मैंने, तो तुमको दिखे जो कर लेना। इसके बाद में बताइए आता है टा, डा, डा, डी, पन, पा, वी, लाली और वतंत और ये वंती। ठीक है, अब जैसे पा, एक एक के एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ भैया? मजा आ रहा है मेरे को परेशान करने में तुमको। अरे पूरे बाँच के नहीं बता सकता ना मैं। पन, तो यहाँ पे देखो अपना, अपना लिखा है, अब ये लिखा पन, तो अपना में जब पन जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? अपनापन। अब जैसे गंवार में गंवारपन, यहाँ पे छोटा में छुटपन। ठीक है, यहाँ पे पागल में पागलपन। आई बात समझ में? ठीक है, फुर्तीला में फुर्तीलापन,
ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें जब अंत में जुड़े आगे वाली लाइन, क्लियर। इसके बाद में आती भैया वाल वाला, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फुर्ती से, वा और सा, क्लियर। सांस ले लो, पानी पी लो, नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। ये आगे वाली चीजें मैंने सब कोर्स में बता रखी है, तो वो वहीं पे मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तुम्हारा काम हो जाएगा, इतने में तुम आईएएस बन जाओगे, मत टेंशन लो। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, एक कोशिश करना कि आगे के जितने भी शब्द हैं ये सब, ये आगे के मैंने जो बताए हैं बस ये याद कर लेना, इतने में आपका काम हो जाएगा। इससे शॉर्ट ट्रिक तो कोई माइकल लाल बता ही नहीं सकता, क्योंकि बन ही नहीं सकती। मैं क्या अलग से थोड़ा ना आया, भगवान का होता कि मैं बता दूंगा, मेरे से मैं क्या कोई टीचर नहीं बता सकता। इतना तो करना पड़ेगा ये सब चीजें, ठीक है। और ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएगी, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। 8वीं से लेकर आईएएस तक कोई सी भी दुनिया की एग्जाम दोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख, 2 लाख, हाँ इतने शब्द आप कवर कर सकते हो। सिर्फ 5 से 6 लाइन की ट्रिक है जिसमें आपका सारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, छाती ठोक के कह रहा हूं, ठीक है। तो इधर आप पहले इन दोनों का मतलब समझ लो, उसके बाद पूरी ट्रिक सिर्फ इस पे एक पूरे पेज में आ जाएगी पूरी ट्रिक, मात्र 7 लाइन, उसके अलावा 8वीं याद करनी ही नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं कर लो तो कोई मतलब नहीं निकलेगा जीवन का, ठीक है। इधर आओ, क्या भैया, तो तत्सम और तद्भव का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। संस्कृत से सीधे आए शब्द तत्सम कहलाते हैं, संस्कृत से परिवर्तित होकर आए शब्द तद्भव कहलाते हैं। भैया याद नहीं होगा, भूल जाएंगे, बता दो, एक ट्रिक बता दू, कनेक्ट कर लेना, ठीक है। तत्सम, तत्सम में सम जुड़ा हुआ है, अरे फेल हो जाएंगे छुच्छोरी, इधर कहां जा रहा भैया, इधर आ, ठीक है। तत्सम में सम जुड़ा है, सम का मतलब क्या, सेम टू सेम मतलब संस्कृत से सीधे आए हैं, सीधे आए मतलब जो संस्कृत में था एज इट इज वैसा का वैसा आ गया, सेम टू सेम, वो शब्द क्या है, तत्सम है, ठीक है। और तद्भव जो उसका बचता है, मतलब जो संस्कृत से घूम फिर कर भगदौड़ के इधर उधर से आए हैं, बाकी जो सेम टू सेम आए हैं वो क्या है, तत्सम है, सेम टू सेम तत्सम, सीधी बात। अब आओ ट्रिक पे, ट्रिक में ये सारी ट्रिक मैं बताऊंगा 3-4 पेज पे, बाद में ये सारी ट्रिक एक ही पेज पे कंक्लूड कर दी, तो लास्ट में देखना सूट पड़ जाएगी वीडियो को। लेकिन पहले यहां देख लो, खामरो डूमरो वाला काम मत करो, बिल्कुल ये भी खा लूं वो भी खा लूं, जब भी तो मुंह के बल गिरती औलाद हूं। इधर आओ, तत्सम इधर है पूरी लाइन तत्सम की, उधर है तद्भव की, ठीक है। तत्सम मतलब सम मतलब सेम टू सेम, संस्कृत से आया, सीधी बात है, नो बकवास। इधर आओ, पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम ये है, दूसरा नियम ये है। पहला नियम ये कह रहा, कोई सा भी शब्द, दुनिया का कोई सा भी शब्द दिखे आपको जिसमें आपको छ मतलब अक्ष दिखे, आंख बंद करके क्या लगाना है, तत्सम। आपके चाहने नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तत्सम ही निकलेगा। अगर कंफ्यूजन में हो तो आपको क्या लगाना है, कोई सा भी शब्द दिखे, अक्ष दिखे, उसमें क्या लगाना है, तत्सम लगाना है, बस। आपका आंसर गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। कुछ चीजें लास्ट में बताऊंगा जिससे जमीन हिल जाएगी, तुम्हारी नीचे की, पांव के नीचे की जमीन हिल जाएगी। दूसरा नियम ये कह रहा है, पहले नियम के अंदर ही, कि कोई सा भी शब्द जिसमें खा या छा दिखे तो उसमें आंख बंद करके क्या लगाना, तद्भव लगाना है। जैसे कैसे भैया, छार में अक्ष है तो आंख बंद करके तत्सम, और खार में खा है तो क्या लगाना, तद्भव। अब देखो यहाँ पे छती में छ दिख रहा है तो तद्भव लगाना है शब्द में, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है छती, ये अक्ष वाला दिख रहा है, अक्ष वाला में क्या होगा, तत्सम। ये सेम टू सेम कहां से लिया, संस्कृत से, और ये कहां से आया, घूम फिर के आया, पर आया संस्कृत से ही। क्लियर बात, शांति। दूसरा नियम क्या कहना चाह रहा है, सा और स्रा, इन तीनों की एक चीज है कि इन तीनों के लिए क्या यूज किया जाता है, एस एच, और इसके लिए सिर्फ एस यूज किया जाता है। इतना तो पता होगा ना, नहीं पता तो फिर कोई मतलब ही नहीं, डूब के मरना चाहिए। मर मत जाना, मेरे माथा होगा, तुम्हारे दाई जी कहेंगे मेरी औलाद को मार दिया, अरे भाई फेल हो जाएंगे बार विचार सुचरी। हाँ, तो कुल मिला के बात यह है कि सा और स्रा, कोई सा भी शब्द जिसमें सा स्रा दिखे, वो आंख बंद करके क्या लगाना, तत्सम लगाना, वही सही है। तुम्हारे चाहने नहीं चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जैसे कैसे, सुकर में क्या है, सा दिख रहा है ये वाला, श्रावण में क्या दिख रहा है, स्रा दिख रहा है। इसके अलावा सोडस में क्या दिख रहा है, सो दिख रहा है, ये वाला सा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, सुअर, यू नो सुअर इज ए वेरी गंदा जानवर। सो सुअर में सा दिख रहा है ये वाला। सावन में क्या दिख रहा है, सा दिख रहा है, ठीक है। और 16 में सा दिख रहा है, ठीक है। अब देख लो, इनमें से कोई सा भी शब्द उठा उसमें ये मिलेगा, और कोई सा भी शब्द उठा उसमें सा मिलेगा। तो आंख बंद करके क्या लगाना, कोई सा भी शब्द जिसमें सा दिखे, तद्भव। अब इसमें अपवाद बहुत रहते हैं, मुंह के बल गिरोगे अगर इसके भरोसे रहोगे तो। लेकिन अगर कंफ्यूजन में हो, नहीं पल्ले पड़ रही, नहीं याद हो रही, एग्जाम आज ही आ गए बिल्कुल खड़े पे, हम तो आपका वीडियो देख रहे हैं, तुम्हारे लिए यही एक चीज है जो जिंदा रख सकती है, बाकी तो फिर मरने पे मजबूर कर देंगे। तो ट्रिक याद कर सकते हो, लेकिन पर्याप्त तो समय है, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ लो, लिख लो, कोई मतलब नहीं। ट्रिक में धरा जाओगे, शादी ब्याह नहीं होंगे, फिर वो भैया कुछ नहीं कर पाएंगे, भैया क्या भाभी कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। तत्सम तद्भव का कौन सा नियम भैया, तीसरा नियम क्या कह रहा, कोई सा भी शब्द है, दुनिया का कोई सा भी शब्द है जिसमें वाह दिखे, वाह दिखे, आंख बंद करके क्या लगाना, तत्सम। सम मतलब जो सेम टू सेम संस्कृत से आए हैं, ठीक है।
कोई सा भी शब्द जिसमें ब दिखे, ब बकरी का ब दिखे मतलब तद्भव लगाना है। जैसे इधर देखो वाद, वाद मतलब वाद यंत्र जो होता है ना, वाद, वाद में वाद दिख रहा, आंख बंद करके क्या लगा है, तत्सम। कोई सा भी शब्द जिसमें क्या ब दिखे, जैसे बाजा, बाजा बजाना, ढोलक पेटी वगैरह वगैरह, वो वाला उसमें आ जाता। जैसे वर्ष, वर्ष मतलब साल, तो वर्ष में क्या दिख रहा है, वर्ष में आपको देखना, अब थोड़ी देर के लिए एक चीज शांति से समझना, 2 मिनट इधर हबड़ दबड़ मत करना। वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा, वर्ष। वर्ष में देखो कितने नियम बैठते एक साथ, वा दिख रहा है, नियम क्या कह रहा है कि जब भी किसी शब्द में वा दिखे तो तत्सम लगाना है। देखो उसके नीचे वाला नियम क्या कह रहा है, ऋषि और रा की मात्रा दिखे तो भी क्या लगाना है, रिये दिख रहा है, रा का फर्राटा, तो भी क्या लगाना है, तो भी तत्सम लगाना है। और इसके पहले वाला नियम क्या कह रहा था कि कोई सा भी शब्द हो जिसमें सा दिखे तो भी क्या लगाना है, तत्सम लगाना है। तो ये वर्ष में देखो 3 नियम एक साथ बैठे कि नहीं बैठे। इसके बाद भी तुम्हारे मन की धकावत तुमको दिखे जो करो यार भैया यार फिर यार, अब नियम बैठ रहे हैं और तुमको कि नहीं, हमको तो थोड़ा शक जा रहा है, शक के चक्कर में तलाक हो जाएगा। इधर आओ, वधु, वधु दिख रहा है, वधु वा दिख रहा है, वा मतलब तत्सम। इधर आओ, बहु दिख रहा है, बहु, बहु दो का मतलब एक ही एक्चुअल में देखा जाए तो, बहु, बहु में तद्भव लगाना है। क्लियर, शांति, सांस ले लो, पानी पी लो, बोलो जय श्री महाकाल। जिसके बाद आता भैया तीसरे के बाद चौथा, ऋषि रा की मात्रा, ऋषि रा की मात्रा या सामान्य रा। इधर देखना, इसमें आएगा ऋषि रा की मात्रा, इधर आएगा सामान्य रा। क्लियर, देखो नक्र, नक्र में दिख रहा है ये फर्राटा, आपको दिखा, मात्रा दिखी, ये क्या आ जाएगा, तत्सम आ जाएगा। इधर अरे भैया यार नाक में तो रा दिख ही नहीं रहा, इधर कहाँ रहा है, तुम तो पागल बना रहे हो। हाँ मैं पागल बना रहा हूँ, मजा आ रहा है मेरे को गाली सुनने में लोग की। अरे यहाँ तुमको रा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ दूसरा नियम बैठ रहा है। दूसरा नियम कौन सा बैठ रहा है, इस पे वापिस आऊंगा। इधर देखो अभी, कोई सा भी शब्द जिसमें अणा आए, अणा, तो वो क्या होगा, तत्सम होगा। कोई सा भी शब्द जिसमें ना आए तो वो क्या होगा, तद्भव होगा। क्लियर, तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा दाई जी ये दिख रहा है ना, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये ना, तो रा नहीं है तो ना तो है, तो ना भी तो यही कह रहा कि ये क्या होगा, तद्भव होगा। तो ये तद्भव की लाइन में तो लिखा तुम्हारा दाई जी हर जगह, और क्या लिखो अलग से करना छोड़ो है। जिसके बाद आता है भैया आम्रचूर्ण। आम्रचूर्ण मतलब आम का चूर्ण, ठीक है। तो आम्रचूर्ण में देखो 2 नियम बैठे, एक तो रा का फर्राटा आम्रचूर्ण, एक ये वाला फर्राटा रा का, ठीक है। तो इसमें 2 बार फर्राटे हैं, तो फर्राटे की मात्रा हो तो क्या होता भैया, क्या हो जाएगा आपका, तत्सम हो जाएगा। अब इधर आओ, आमचूर, आमचूर में रा दिख रहा है, रा रा, ये सामान्य रा, सामान्य रा क्या कर रहा है, तद्भव आएगा। क्लियर बात है। अब इधर आओ, श्रृंगार, श्रृंगार में आपको ये नीचे दिख रहा है, ये फर्राटा दिख रहा है ना, बस ये क्या कह रहा है कि तत्सम में आएगा। इधर जो भी है सब तत्सम में आएंगे। इधर क्या है, सिगार, सिगार में क्या है, रा दिख रहा है आपको, रा दिख रहा है मतलब तद्भव में आएगा। आप कहीं का भैया ऐसा कि नहीं यार और नियम क्या बैठे, तो ये वाले इसमें देख लो, बता देता हूं। रा का फर्राटा, ये ऋषि का फर्राटा ना भी दिखे आपको तो देखो इसके अलावा क्या दिखता है, स्रा दिख रहा, स्रा। इसके पहले आओ, स्रा वाला जिस शब्द में स्रा हो वो कहाँ आएगा, तत्सम में आएगा। तो तुम्हारा दाई जी ये स्रा वाला यहाँ ही तो दिखा है तत्सम में। क्या अलग से लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर, मैं कुछ ऐसा नहीं कि भैया मैंने खोज कर दी इसलिए इतना कॉन्फिडेंस। नियम है ये, सब बुक में भी लिखा है, सब जगह लिखा है, बस मैं बता रहा हूं, आंख खोल के देख लो, नहीं तो फिर वही बात फेल हो जाओगे, शादी ब्याह नहीं होगा फिर। आई डोंट फीलिंग बेटर नोट, तो ठीक, इधर आओ। जिसके बाद आता तत्सम और इधर आता तद्भव, तत्सम और तद्भव। भैया ये कौन से नियम होगा, तीसरा चौथा। अब ये 5वां नियम, 5वां नियम क्या कहना चाह रहा है कि कोई सा भी शब्द हो, कोई सा भी शब्द हो जिसमें आधा वर्ण दिखे। आधा वर्ण मतलब, आधा वर्ण का मतलब भी बताऊंगा तो फिर मतलब डूबके मर जाओ। श्वास, श्वास में आधा सा दिख रहा है, सुंड, सुंड में आधा सा दिख रहा है, आधा अणा दिख रहा है, हास्य में आधा सा दिख रहा है, चंद्र में आधा ना दिख रहा है, दिख रहा है। ये जितने भी आधे आधे दिखे तुमको वो सब कहां जाएंगे, तत्सम में आ जाएंगे। अब इधर आओ, जिसमें भी चंद्र बिंदु दिखे वो सब कहां जाएंगे, तद्भव में जाएंगे। सांस, सूंड, हंसी, चांद आ गए। एक नियम और बिठा लो भले तुम, ठीक है, कि भैया यार चलो ये आधा ना आ गया तो बैठ गया, आधा ना नहीं आया तो भी बैठो। चंद्र, चंद्र में नीचे फर्राटा दिख रहा है, दिख रहा है, आ जाओ पिछले पेज पे। ये क्या कह रहा है, ऋषि रा की मात्रा दिखे तो वो कहां आएगा, तत्सम में आएगा। तो यहां तुम्हारा नरक जाए क्या, चंद्र में आधा जो फर्राटा दिख रहा है तो वो तत्सम में तो आया, और कहां लगा है। तो 2-2 3-3 नियम बैठ रहे हैं, और उसके बाद भी तुमको कि नहीं हमें, हमारे से बड़ा कलेक्टर कौन है, तो भैया सही में नहीं है फिर तो यार, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, भगवान नहीं कर सकते कुछ, भैया भाभी कोई कुछ नहीं कर सकता। छठा नियम क्या कहना चाह रही है, छठा नियम कहना चाह रहा है अणा हो या ना हो। जैसे पर्ण, पर्ण में क्या है, अणा है, इधर पान में ना है मतलब कहां आएगा, तद्भव में आएगा। ठीक है भैया, लेकिन गौर से देखो इसमें एक नियम और बैठ रहा है, कौन सा, पर्ण, पर्ण में ऊपर फर्राटा दिख रहा है तुमको, फर्राटे का नियम यही तो कह रहा है ये कि कोई भी मात्रा दिखे तो वो कहां आएगा, तत्सम में आएगा। तो मैं क्या है डांस कर रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, अलग से क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे दिल पे मत लेना मेरी बातों को, नहीं तो तुम देगाली देगाली कर दो, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। जिसके बाद में आता भैया पुण्य, पुण्य में क्या है, आधा आना आया, और आधा आना के साथ एक नियम और बैठ रहा है,
आधा वर्ण। तो देखो जो अणा है वो भी तो आधा है, आई बात समझे। पाषाण, पाषाण, पाषाण में क्या है, अणा है, अणा के हिसाब से तो आता है, लेकिन एक और नियम बैठ रहा है, सा वाला देखो सा, और सा जिसमें होता है वो कहां आता है, ये देखो ये सा जिसमें होता है वो कहां आता है, तत्सम में आता है। और वही तो मैं कह रहा हूं कि जिसमें सा होता है वो कहां आता है, तत्सम में आता है। वा पाहन, पाहन ना आया, ना 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 आया तो मतलब तद्भव में आएगा। पुन, पुन में कहा आएगा, तद्भव में आएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाओ। हाँ भैया बढ़ जाओ, चलो ठीक है। तत्सम फिर तद्भव, 7 नियम है टोटल, और एक ही पेज पे दे दूंगा, 7 लाइन याद करनी। कुछ भी याद नहीं करना है, एग्जाम के एक दिन पहले भी अगर एग्जाम में जाकर बैठोगे क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होएगा। ठीक है, आंख खोल के देखोगे तो। जिसके बाद आता त्र, और इधर आता ता। कोई सा भी शब्द जिसमें त्र दिखे, त्र यू नो त्र दिखे, तो फट से क्या लगाना है, फट से लगाना तत्सम। जैसे पुत्र, मित्र, पौत्री। ठीक है, लेकिन कोई सा भी शब्द जिसमें ता दिखे तो तद्भव लगाना है, तत्भव लगाना है। आंख बंद करके लगाना, अपने दाई जी की नहीं धकाना उनने में फिर फेल हो जाओ बेटा। ठीक है, अब ये जो शुरू का पेज था उसी में मैंने क्या किया है, आपका ये पहला नियम, ये दूसरा नियम, ये तीसरा नियम, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां नियम, कुल मिला के एक ही उसमें 7 नियम लिखे हैं आपका। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस इसमें पूरा काम हो जाएगा आपका। लेकिन एक बात सुन के जाओ मेरी, कि ये है ना, जरा देर लगेगी, औंधा मुंडे धर जाओगे। ये ट्रिक हर जगह काम करे जरूरी नहीं है, मतलब अधिकतर जगह काम करती है, लेकिन अगर आप मेहनत कर सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, तो ट्रिक के भरोसे मत रहना। ये मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूं, नहीं तो बाद में भैया यार तुम्हारे चक्कर, मेरे चक्कर में कुछ नहीं, ट्रिक चाहिए थी, ट्रिक बता दी। अधिकतर जगह काम करती है, लेकिन आप पढ़ने में मेहनत करते हो, बिलीव करते हो, तो उस पर कर लेना, क्योंकि शॉर्टकट सिर्फ मौत का है। कभी भी मर जाओ, कहीं कैसे भी मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें शॉर्टकट ढूंढोगे तो औंधा मुंडे धराओगे। ठीक है, अब आप में से कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अगर कोर्स में पढ़ना चाहता है ये सारी चीजें और बहुत डिटेल में, तो मैंने कोर्स बना रखा है हिंदी के ऊपर, आप लोगों की डिमांड के ऊपर। ठीक है, आप लोग कह रहे थे भैया कोर्स बना दिया, भैया एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोर्स खरीद लेना। कोर्स में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। हिंदी 8वीं से लेकर IAS तक कोई सी भी एग्जाम दोगे, बिल्कुल प्रॉपर एकदम तरीके से एग्जाम दोगे। उसमें ट्रिक बताई है, PDF दी है, जो ये PDF है ऐसी एकदम तगड़ी PDF आपको मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी PDF मिल जाएगी। चीजें मिला के एकदम प्रॉपर कोर्स बनाया हुआ है, जिसको देख के आपको मजा आ जाएगा। मतलब सही साइड बनाया, मेहनत करी उसमें, ऐसा नहीं झेल लिया। इसके लिए थैंक यू।